हाँ सर, सर्चिंग चल रही है सर, पर कहाँ और कितना देखेंगे ये लोग भी सर। ये नाला तो पूरे भोपाल को जोड़ता है। चौहान टीम को बोलो कि पीछे ना हटे, जितनी दूर जाकर देख सकते हैं देखें। हम ड्रेन पाइप्स और पूरे सिस्टम को खंगालेंगे, दूसरी जगहों पर भी देखेंगे। सलीम जी, इस वक्त आप पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त आपको और रुबीना जी को हिम्मत जुटानी होगी। हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। सबकी लाडली है मेरी फलक साहब, कोई उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी फूल सी। मैं भी यही दुआ करता हूं कि फलक को कुछ ना हुआ हो, लेकिन फलक को गायब हुए 18 घंटे हो चुके हैं। ये सीरियस नहीं सलीम जी, बहुत सीरियस है। हमें फलक को ढूंढने के लिए आपके अतीत में कुछ ढूंढना हो। गौरव तिवारी जैसे गोली लगी थी, हॉस्पिटल ने उसे डेड ऑन अराइवल करार दिया। यहाँ जितने भी आई विटनेस से बात हुई है, सबका यही कहना है कि गौरव शायद यहीं पर दम तोड़ चुका था। सर कातिल सेडान कार में आए थे, MH04XR4S37। सर हिंजेवाड़ी थाना और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दिया है। ये रोड रेज का केस तो नहीं लगता कि रास्ते में ऐसे कोई झगड़ा हुआ और किसने गुस्से में गोली दाग दी। सर गौरव ने अपने रिपोर्टर दोस्त विनोद शास्त्री को मैसेज भेजा था कि उसका पीछा हो रहा है, उसे मारने वाले हैं। सर फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुँचने ही वाली है। गौरव की गाड़ी को हमें उन्हें हैंड ओवर करना पड़ेगा। उसी गाड़ी में से हमें 3 बुलेट शेल्स मिले हैं। वो धीरज जो गौरव के साथ था वहीं पर है? सर धीरज ही गौरव को यहाँ लेकर आया था, और वो रिपोर्टर विनोद शास्त्री भी यहीं आया हुआ है जिसे मैसेज भेजा गया था। दोनों को थाने बुला लो। गौरव की पत्नी की क्या कंडीशन है? सर फिलहाल शॉक में है, जानवी नाम है उसका, कुछ बोलने की हालत में नहीं है। बस गौरव के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर पाई है, वो वापस से निकल चुके हैं। साहेब आम्ही सिल्वर शेडान MH04XR4H37च्या लुकआउटवर आहोत। सर अभी तक ट्रेस नहीं हुई है गाड़ी, शायद नाकाबंदी लगाने के पहले ही गाड़ी निकल गई हो, इसलिए इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाए हैं मोरे साहब। सर्विलेंस चालू रखो चौगले। MH04 यानी थाना का रजिस्ट्रेशन है। मैं भी थाना आरटीओ में इंक्वायरी करता हूँ। कार का नंबर खुद गौरव ने डिक्टेट किया था, उसी ने ये लिखने के लिए कहा कि वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। जी सर, मैं तो एकदम शॉक था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सर मुझे नहीं पता कि गौरव कैसा क्यों लगा, लेकिन ऐसा ही हुआ था सर। गौरव ने इस खतरे के बारे में तुम्हें पहले बताया ही होगा। नो सर, बिल्कुल नहीं। मैसेज पढ़ के तो मैं हिल ही गया था। तो फिर उस मुश्किल की घड़ी में गौरव ने ये मैसेज एकदम से तुम्हें ही क्यों भेजा? सर गौरव और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद उसने सोचा हो कि मैं रिपोर्टर हूं तो पुलिस को आसानी से कांटेक्ट कर लूंगा। शायद, मैं इस बारे में भी श्योर नहीं। सर गौरव पहले कोरेगांव पार्क के होटल मेडन में असिस्टेंट जनरल मैनेजर था, जहां हमारी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, जिन्हें मैं कवर करता था। तभी हमारी दोस्ती हो गई थी। उसने कभी कोई हिंट दिया हो तुम्हें किसी खतरे के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी 1 महीने पहले ही तो मिला था, तब तो नॉर्मल लग रहा था। उस सिडान कार में और भी कोई बैठा हुआ होगा सर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अटैकर पैसेंजर सीट से उतरा था, लेकिन मैं ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाया सर। फिर तो फायर करने वाले का चेहरा ठीक से देखा होगा तुमने। जी सर, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था सर। अटैकर का हुलिया बता पाओगे डिटेल में? ट्राई कर सकता हूँ सर, हालांकि उसका चेहरा मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ सर, उसके राइट हैंड में एक टैटू था और उसी हाथ में उसने गन भी पकड़ी थी सर। जब वो हमारे गाड़ी का दरवाजा खोलने आया था तब मैंने देखा था सर, उसके राइट हैंड में एक टैटू था। कार का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, और अगर नहीं भी था तो गन के साथ खड़े आदमी को देखकर अंदर से लॉक नहीं किया? गाड़ी के दरवाजे बंद ही थे सर, लेकिन वो सेडान अचानक से ओवरटेक करके सामने आ गई सर। गौरव एकदम पैनिक में था और हड़बड़ाहट में उससे गाड़ी का इंजन बंद पड़ गया और फिर डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गए सर। इसके पहले गौरव गाड़ी को रीस्टार्ट करके पीछे लेने की कोशिश करता, उस आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया था। आर यू श्योर उसके राइट हैंड पे टैटू था? मुझे अच्छे से याद है, जब उसने हमारे गाड़ी का दरवाजा खोला था तब टैटू उसके राइट हैंड पर था सर। मुझे गौरव को देखना है। जानवी, एक बार पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद तुम देख सकती हो। किसने मारा मेरे हस्बैंड को?
और क्यों? जानवी, ये पता लगाने में तुम हमारी मदद कर सकती हो। देखो, गौरव को लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और उसे मार डालने वाला है, और यही बात उसने अपने दोस्त धीरज से कही और मैसेज करने को कहा अपने रिपोर्टर दोस्त विनोद को। कोई गौरव को क्यों मारेगा? गौरव सिंपल आदमी था। वो अपने फ्रेंड धीरज के साथ ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने वाला था, होटल बुकिंग्स का। वो दोनों मेरे साथ लंच करके निकले थे। हम कल शाम को ही वापिस से लौटे। तब तक तो सब ठीक था। .304 गोलियां लाइसेंस्ड गन की लगती हैं। यू आर राइट डॉक्टर। कट्टा मार्केट में .304 ना के बराबर मिलता है। बॉडी में से हमें 3 गोलियां मिली, एक गले में, एक हार्ट में, एक लंग्स में। तीनों गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर हुई होगी। इरादा कत्ल का था, ये क्लियर लग रहा है। 3 गोलियां चलाई गई, वो भी इतने नजदीक से। टारगेट को पहचानने में गलती हुई होगी ऐसा मुश्किल है। सर, यहाँ पर था टैटू। कैसा टैटू था, कुछ बता सकते हैं? मैं ठीक से देख नहीं पाया था, और ये जो स्केच बनाई आपने उस आदमी की, ये भी कुछ खास मिलती जुलती नहीं है उससे। सर, वो बस यंग था, लगभग मेरी उम्र का, लेकिन उसके हाथ में जो टैटू था वो परमानेंट था सर। तो मैं ये नहीं पता कि टैटू क्या था, लेकिन ये पता है कि टैटू परमानेंट था। सर, मुझे परमानेंट और टेम्पररी टैटूज के बीच का फ़र्क पता है। हमारे होटल मैनेजमेंट के दिनों में हर बंदा नए नए टैटूज ट्राई करता था। मैंने भी 1-2 ट्राई किए थे सर। उस टैटू में कोई निशान था फेमस सा? लोग कई तरह के टैटू करवाते ना। उस टैटू में कुछ ऐसा पर्टिकुलर डिजाइन या सिंबल था? ड्रैगन, शेर, सांप, या कोई लेटरिंग, किसी का नाम, कुछ भी? तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं ठीक से देख नहीं पाया था सर। जैसे उस आदमी ने पहली गोली चलाई, मैं डर के मारे नीचे झुक गया था और फिर गाड़ी से नीचे उतर गया था। बरसों तक तो हमारे साथ थे वापी में। 22 की सुबह गौरव और जानवी दोनों वापी से निकले पुणे आने के लिए। गौरव को डर था कि पीछा हो रहा है उसका। कोई पीछा कर रहा था गौरव का, वापी से पुणे तक। कोई गौरव का वापी से पुणे तक पीछा कर सकता है? कोई है ऐसा? कोई रंजिश, झगड़ा, कोई धमकी? धमकी किसने दी? योगेश मेरे साले का लड़का है। 2 हफ्ते पहले वो घर आया था और मुझे धमकी देकर गया कि वो गौरव को जान से मार देगा। फूफा जी, यहाँ इसी आंगन में अपने बेटे गौरव को लेटा हुआ देखोगे आप? आपकी आंखों के सामने मार डालूंगा आपके गौरव को, और ये धमकी नहीं दे रहा हूं, वादा है मेरा, वादा। लो, आ गया तुम्हारा भतीजा योगेश। दिखा दी ना अपनी असली औकात तूने। अबे निकम्मे, जब शराब अंदर जाती है तो गंध ही बाहर आती है। तो मत पिया कर इतनी, समझा? और जिंदगी में किसी से इतना भी नहीं जलता। अब दफा हो जाए यहां से। योगेश, मैं अभी भैया को फोन लगा रही हूँ, आकर ले जाए अपने इस कलंक को, वरना मैं पुलिस में फोन करूंगी। ओ बुआ जी, पुलिस की धमकी देके अपने बेटे गौरव को बचा नहीं सकोगी आप। आपके बेटे गौरव के छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा, ये बात तय। आज जितना घमंड भरा सब निकाल डालूंगा। कीड़ों की तरह रेंगते हुए दिखोगे मेरे को आप लोग। गौरव गौरव छाती पीटोगे अपनी छाती, लेकिन गौरव जिंदा नहीं होगा। यही थी वो कार, आई एम श्योर। और सर, नंबर भी वही है, MH04XR4H37। साफ साफ नजर आ रहा है।
बट सर कार में कौन है, कितने लोग बैठे हैं, ये क्लियर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लंच के बाद हमने जानवी को उसके ऑफिस ड्रॉप किया, उसके बाद मैं और गौरव उसके घर के लिए निकल पड़े। बाय, शाम को मिलते ओके, बाय बाय। इस पॉइंट तक भी गौरव ने नोटिस नहीं किया कि ये सेडान कार उसका पीछा कर रही थी? पता नहीं सर, लेकिन इस पॉइंट तक गौरव ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। तुम्हारी नजर में भी नहीं आई थी ये कार? मैडम क्यों और कब नजर आती? मुझे तो सिर्फ तब पता चला जब गौरव ने अचानक से विनोद को मैसेज करने को कहा। सर मैंने तो उस कार को पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। शायद तुमसे कुछ बताने में छूट गया, या फिर जानबूझकर नहीं बताया, अभी तक छुपा रहे हो। सर मैं क्यों छुपाऊंगा सर? गौरव ने तुमसे अपने मामा के लड़के योगेश मिश्रा का जिक्र नहीं किया कभी? किस बारे में सर? 2 हफ्ते पहले योगेश ने गौरव के फादर को धमकी दी थी कि वो उनके बेटे गौरव को जान से मार डालेगा। मुझे नहीं पता, गौरव ने इस मैटर के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। गौरव मेरी बहन का लड़का था, भाई था तेरा। पापा मैंने गौरव को नहीं मारा, मैं तो वापिस से हिला तक नहीं। फूफा जी जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अरे हद है, आप तो मारे ही जा रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि गलती इसी की है? गलती नहीं रानी, गुनाह हुआ है, गुनाह। और ये मैंने नहीं किया है। मेरे 2 थप्पड़ क्या इससे सच बुलवाएंगे? पुलिस आ रही है, पुलिस के डंडे पड़ेंगे तब ये सच बोलेगा। जा कहाँ रहा है योगेश? तूने एक मौका नहीं छोड़ा मेरी इज्जत उछालने का। पापा मुझे मम्मी की कसम, मैंने ये नहीं किया है। मेरी कसम खा के योगेश झूठ नहीं बोलेगा। तू बैठ यहाँ। पापा मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, बैठ। क्या कर रहे हैं आप? तू बीच में मत आ। पुलिस आ गई, जा दरवाजा। पापा जाने दीजिए मुझे। तू बैठ। केस के इस मोड़ पर योगेश मिश्रा हमारा मुख्य संदिग्ध था। हालांकि धीरज के वर्णन के आधार पर जो स्केच बनाया गया था वो योगेश की सूरत से दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा था। हमारा बनाया गया स्केच अखबारों में छपा था और जगह जगह लगाया गया था। उम्मीद थी कि स्केच देखकर किसी न किसी की नजर में कुछ न कुछ खटकेगा जरूर, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अभी आगे हमारे रास्ते में ऐसे और घुमावदार मोड़ आने वाले थे जो कल्पना और समझ दोनों के परे थे। ये नंबर जो है MH04XR4H37 रजिस्टर तो है, पर ये एक एसयूवी का नंबर है, किसी सीडान कार का नहीं। मतलब ये नंबर जाली नहीं है? नंबर रजिस्टर है पर एसयूवी का है। ये एसयूवी किसी महेंद्र सुरवे का नाम रजिस्टर है। यहाँ एड्रेस कल्याण का दिया गया है। सर थाना आरटीओ के रिकॉर्ड के हिसाब से इस महेंद्र सुरवे की गाड़ी एसयूवी है, जबकि अटैकर सेडान में आए थे। फिर भी कलेक्शन चेक करो। राजलक्ष्मी, गौरव के दोस्त धीरज पर नजर रखवाओ। इसकी कहानी ठीक से दिमाग में बैठ नहीं रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कातिल ने चश्मदीद गवाह पीछे क्यों छोड़ा। जानवी से बात करनी होगी। अगर गौरव ने दावे के साथ विनोद को यह मैसेज करवाया कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसे जान से मार डालेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बारे में उसने अपनी पत्नी जानवी को एक शब्द ना बोला हो? ये सब कैसे हो गया बलराज जी? क्या बताया अखिलेश, इसका भतीजा योगेश हमारे गौरव की जान लेने का तो कभी सोचा ही नहीं था। ये तो आपको सोचना चाहिए था बलराज जी। आपके सामने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी योगेश ने, और आपने पुलिस में शिकायत करना भी जरूरी नहीं समझा। हमें लगा कि शराब के नशे में बक गया और ऊपर से रिश्ते में मेरा भाई लगता था गौरव का। गौरव मेरी इकलौती बेटी जानवी का पति था बलराज जी। ये रिश्ता कैसे भूल गए आप? गौरव के साथ साथ मेरी बेटी को भी जान का खतरा हो सकता था अगर वो उस समय उसके साथ होती। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि गौरव को भी पता था योगेश की धमकी के बारे में। हम 6 दिन थे वापी में, तब तो किसी ने नहीं बताया, ना गौरव को ना मुझे। अजीब बात है, अगर इतनी गहरी दुश्मनी थी तो तुम्हारे ससुर जी ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर शादी के पहले बता देते तो हमें भी सोचने समझने का मौका मिलता।
नहीं सर, कार में से हमें सिर्फ धीरज और गौरव के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हमलावर ने ग्लव्स नहीं पहने थे। मैंने धीरज को क्रॉस चेक किया। सर हमने पूरे कार को डबल स्कैन किया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो आपको हमलावरों पर कोई लीड दे सके। गौरव साहब और उनके दोस्त को हमने बिल्डिंग से बाहर जाते देखा था, पर किसी सिल्वर कलर के गाड़ी को उनका पीछा करते हुए नहीं देखा। अच्छा, किसी आदमी को देखा था जो इस बिल्डिंग पे नजर रखे हुए हो कि कब गौरव घर से निकलता था, कब नहीं निकलता था? इसे बिल्डिंग के आसपास देखा है रेगुलरली? इसके दाहिने हाथ में टैटू भी है। नहीं मैडम, नहीं देखा। मेरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तो 4 साल पहले हुई है। वो तो मुझे कागज पर दिख रहा है महेंद्र सुर्वे जी। इस सिल्वर सेडान पर भी सेम नंबर लगा हुआ है जो आपकी एसयूवी का है। ये देखिए, MH04XR4S37। जरूर आरटीओ से कोई गलती हुई होगी या किसी फ्रॉड ने यूं ही नंबर बनाकर चिपका दिया होगा। इस सिल्वर सेडान का इस्तेमाल मर्डर में हुआ है जिस पर तुम्हारी एसयूवी का नंबर लगा है। अब अगर ये नंबर फर्जी भी है तो भी तुम्हारा ही नंबर क्यों? अगर किसी ने मेरा नंबर लगाकर कोई कांड कर दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये धीरज राणे, जानवी तिवारी, गौरव तिवारी, इनमें से किसी को जानते हो तुम? नहीं, किसी को नहीं जानता। सर हद से ज़्यादा पी रखी थी उस दिन मैंने, इसलिए आधी बातें तो याद ही नहीं कि क्या क्या किया और क्या क्या बका। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन सर वो सिर्फ धमकी थी। तेरी धमकी सच हो गई योगेश। गौरव मर गया, मारा गया। बैड लक है सर मेरा, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था गौरव को मारने का। ये तो बस बरसों की भड़ास निकल गई थी मुंह से। किस बात की भड़ास? तरक्की की भड़ास। मेरे माँ बाप से लेके गौरव के माँ बाप तक पूरी दुनिया तुलना करती थी मेरे और गौरव की। गौरव तो मतलब हीरो था सबके लिए। पढ़ाई में टॉप किया, टॉप की नौकरी मिली और फिर टॉप की बीवी भी। और एक मैं ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर सकता। ग्रेजुएशन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं हो रही थी पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन कुछ तो करो। 28 साल के हो चुके हो तुम। तुम्हारी उम्र में लोगों के पैर जम जाते हैं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब नौकरी कर रहा था, तुम्हें पाल रहा था, और ये भाई साहब हैं बस हवा में उड़ रहे, नशा कर रहे हैं। वहां बलराज भाई साहब का घर देखो, गौरव कितनी मेहनत करता है, कहां से कहां पहुंच गया है गौरव। बस इसी बात की वेट कर रहा था मैं कि कब महान गौरव आपके डायलॉग में एंट्री लेगा। आपके इसी कंपैरिजन की वजह से मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया। तो बैठ, मैं नाश्ता लाती हूँ। पापा कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। पहले ये काम सिर्फ फूफा जी किया करते थे, मुझे जलील करते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, मेरे मजे लेते थे। लेकिन अब तो आपने भी ज्वाइन कर लिया हमको। गौरव 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 नहीं बनना मुझे गौरव के जैसा। गौरव का नाम सुन तो मेरा भेजा सुन पड़ जाता है। भेजा खराब हो गया था मेरा, फिर भी सब कुछ भुला के गौरव की शादी में शामिल हुआ। और वहां पे थोड़ी सी पी क्या ली, इस बलराज फूफा ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया मुझे, पूरी बारात के सामने। और ऊपर से मेरे पापा ने भी ज्वाइन कर लिया। गालियां दी मुझे गंदी गंदी। किसी को सलाह देने की आड़ में तानों से गालियों से जलील करके इतना दबा दिया जाए कि वो उन तानों को सच समझने लगे, तो उस बंदे की लाइफ में अच्छा तंबूरा होगा। इसलिए गौरव को मार डाला। इससे क्या अच्छा हुआ तेरी लाइफ में? आप भी ज्ञान बांट लो सर। किसी का खून कर कर आज तक कभी किसी का भला हुआ है क्या? कि मेरे सामने ना ज्यादा स्मार्ट मत बन। जब वापी पुलिस गई थी तेरे घर वहां से तुझे घसीटने, तो एक मुजरिम की तरह अपने बाप को धक्का देकर भागने पर तुला था तू। सर अगर भागना ही होता तो 23 की शाम को ही भाग जाता, जिस दिन गौरव के मर्डर की खबर पता चली थी। सीधी सी बात थी ना सर, मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी, तो सीधा शक तो मेरे पे ही आना था, तो भाग जाता ना मैं। इतनी हैकड़ी मत दिखा मेरे सामने, नहीं तो तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। उसके बाद भागना तो दूर, खुद चल के टॉयलेट भी नहीं जा पाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? गौरव का कातिल पकड़ा जाएगा? या आप लोग ये चाहते हैं कि मेरी टांगे तुड़वाने के बाद मैं ये कबूल कर लूं कि मैंने गौरव को मारा है, ताकि आप ये केस क्लोज कर सकें और आराम कर सकें, और मेरे बाप को भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो मान चुके हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। सर मैं सबके तानों से, दिन रात के कंपैरिजन से तंग आ चुका था, इसलिए शराब के नशे में मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दे दी। गलती की कबूल करता हूं, लेकिन मैं गौरव को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर गौरव को मारना ही होता तो बहुत पहले मार चुका होता, शायद बचपन में ही, क्योंकि तब से नफरत करता हूं इस गौरव से मैं। और दूसरी बात, अगर मारना ही था तो वहां वापी में ही मार डालता, जब गौरव अपनी पत्नी जानवी के साथ वहां पे आया था। इतनी दूर पुणे में आके इतना खर्चा करके क्यों मारता? फाइनेंसिंग कौन करता, मेरा बाप या गौरव का बाप?
जानवी हमारी फर्म में कंपनी सेक्रेटरी है। इससे पहले वो हमारे हैदराबाद डिवीजन में थी, आर्टिकलशिप भी वहीं से की। अभी 3 महीने हुए उसे हैदराबाद से पुणे ट्रांसफ़र लिए हुए शादी के कारण। शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए और जानवी के हस्बैंड गौरव का मर्डर हो गया। सुनकर पूरे ऑफिस को कैसा शॉक लगा, क्या बताऊं आपको। अच्छा देवांग जी, ये जानवी अपने हस्बैंड गौरव का मर्डर क्यों करवाएगी? क्या ये क्या कह रही हैं आप? देवांग जी, हम जानवी की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते। तो क्या आर्टिकलशिप के दौरान हैदराबाद में या फिर पुणे में ट्रांसफर के बाद आपने जानवी के प्राइवेट लाइफ के बारे में कभी भी कुछ भी सुना? देखिए मैम, मैं इस कंपनी में अकाउंट्स हेड हूँ, कोई जासूसी कंपनी का ऑफिसर नहीं जो लोगों की प्राइवेट लाइफ पर नजर रखूं। अब आप हमारे लिए थोड़ी सी जासूसी कीजिए। आप जानवी के कलीग से बात कीजिए और उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जो भी खबर निकल सके आप वो निकाल के हमें दीजिए। देखिए देवांग जी, मैं आपसे पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं बोल रही। हर ऑफिस के हर डिपार्टमेंट में गॉसिप्स तो होती हैं, बस वो गॉसिप मुझे सुननी है। जानवी जी, आपके हस्बैंड गौरव की बॉडी हम कल हैंडओवर कर देंगे, उसकी एसयूवी भी। हमने पूरी स्कैनिंग कर ली है। जानवी जी, क्या गौरव ने कभी किसी किस्म के खतरे का जिक्र किया था आपसे जो महसूस कर रहा था? जी नहीं सर। आपके ससुर बलराज जी से जब हमने कहा कि गौरव का पीछा किया जा रहा था तो उन्होंने तुरंत हमसे पूछा कि क्या कोई वापी से पीछा कर रहा था गौरव का। क्या हुआ गौरव? नहीं, कुछ नहीं। गौरव, चेहरा देखो अपना, टेंशन में लग रहे हो। जानवी, वो कार देख रही हो? हाँ, क्या हुआ उसमें? क्या वो कार विरार के उस ढाबे पर भी थी जहाँ पर हम लंच के लिए रुके थे? गौरव, तुम क्या चाहते हो कि अब मैं ऐसी चीजों पे नजर रखूं? आर यू सीरियस? और क्या प्रॉब्लम है उस कार में? कुछ नहीं, छोड़ो, भूल जाओ। मैंने तो वो बात भुला ही दी थी सर, लेकिन जब ये बात सामने आई कि गौरव ने अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड को मैसेज किया, धीरज को बोला कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो मैंने भी इस बारे में बहुत बार सोचा कि क्या वाकई में कोई हमें फॉलो कर रहा था जब हम पुणे लौट रहे थे। इस बात पर फिर से आपकी कोई बात नहीं हुई गौरव से? नहीं सर, हम जब घर पहुंचे तो काफ़ी थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस के लिए निकल गई। गौरव धीरज से मिलने वाला था, उसके बाद हम सब लंच के लिए मिलने वाले थे मेरे ऑफिस के पास। गौरव और धीरज कोई ज्वाइंट वेंचर कर रहे थे? होटल बुकिंग वेबसाइट का स्टार्टअप कंपनी? जी सर। आपकी नई नई शादी हुई थी, गौरव अपनी सारी प्रोफेशनल और पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करता था? हाँ सर। तो फिर जब उसे मालूम था कि ना सिर्फ उसका पीछा किया जा रहा है बल्कि वो मारा भी जाएगा, जो बात उसने विनोद को भी बताई मैसेज पर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सीरियस बात का जिक्र उसने आपके साथ नहीं किया? इसका मतलब कुछ तो था जो आपसे छिपा रहा था। शादी के कितने समय पहले से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? शादी के 6 महीने पहले जब एंगेजमेंट हुई थी तब से। और धीरज को? 4-1 महीने से। जब हैदराबाद में थी तब गौरव ने धीरज से सोशल नेटवर्क पर मिलवाया था, और जब मेरा पुणे ट्रांसफ़र हुआ तब हम सब पर्सनली मिले थे। लेकिन सर, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा धीरज के साथ कोई अफेयर है। मैंने तो अफेयर के बारे में पूछा ही नहीं जानवी जी। बिना पूछे बिना बताए काफ़ी कुछ बयां हो जाता है सर। चलो अब पूछ लेता हूँ। आप उज्जैन से बिलोंग करती हैं, जहाँ से कॉलेज किया आपने, उसके बाद हैदराबाद से आर्टिकलशिप CS की। इन दोनों शहरों में कोई अफेयर्स? उज्जैन में कॉलेज के दौरान 2 बॉयफ्रेंड्स रहे थे मेरे, लेकिन इतना कुछ सीरियस नहीं था सर। कौन सीरियस नहीं था, आप या वो? दोनों सीरियस नहीं थे सर, और इसका असर मेरी शादी पर नहीं पड़ने वाला था। स्टॉकिंग की कोई वाकयात जिसकी शिकायत की हो आपने कभी? नो। कोई साइलेंट चाहने वाला, एक तरफा प्यार? सर, साइलेंट और एक तरफा होता तो मुझे कैसे पता लगता? जानवी जी, आपकी शादी भी तो साइलेंट नहीं थी, ना एक तरफा थी, फिर भी आपको पता नहीं चला कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था। काश मैं गौरव से पूछ पाती कि वो मुझसे क्या छुपा रहा था और क्यों छुपा रहा था। गौरव की कोई गर्लफ्रेंड्स, खास करके ऐसी जिसे छोड़कर उसने आपसे शादी की? मुझे नहीं पता सर, और गौरव ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे, और ना ही ऐसा कुछ मैंने सेंस किया। जानवी जी, वो क्या कारण था जिसको लेकर गौरव इतना डर रहा था, जो उसने आपको भी नहीं बताया? बाई चांस आपको पता चले तो हमें जरूर बताइएगा।
आगे ले जल्दी, मेन रोड लग जाएगी तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मुझे अपने बेटे को अग्नि दिए हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, उसकी अस्थियां भी ठंडी नहीं हुई अब तक। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं बलराज जी। आप नहीं समझते, अगर समझते तो ये बात ना छेड़ते। मतलब ये आपने सोचा भी कैसे? बलराज जी, आपने बेटा खोया है तो मैंने भी तो अपना दामाद खोया है। मेरी बेटी ने अपना पति खोया है बलराज जी। आप ये मत समझिए कि हमें कुछ महसूस नहीं होता। जो बात आपने छेड़ी है समधी जी, उससे तो यही लगता है कि आपको रत्ती भर भी दुख नहीं है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ मतलब है, सिर्फ मतलब। सर, धीरज राणे, जानवी तिवारी, योगेश मिश्रा, यहां तक कि खुद गौरव के कॉलिकॉट छाने पूरे 6 महीने के। लेकिन सर, कहीं से कोई साजिश का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। पर साजिश तो हुई थी। गौरव को डर लग रहा था अपनी जिंदगी के लिए। सर, गौरव ना तो कर्ज में डूबा था, ना ही कोई मेजर लेनदार था। इनफैक्ट इसका पार्टनर धीरज, उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन निकाली मैंने, सेम टू सेम। ये दोनों होटल मैनेजमेंट में बैचमेट्स थे। फिर इन दोनों ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में 3 साल तक जॉब एक्सपीरियंस लिया, और अब ये दोनों जॉइंट वेंचर करने जा रहे थे। और वो सिल्वर सेडान कार जो पीछा कर रही थी, उसकी कोई खबर? अभी लगे हुए सर, लेकिन अभी तक कोई टिप नहीं मिली है। मैडम, पिंटू और मोइनुद्दीन दोनों बारी बारी धीरज पे स्पॉट डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मूवमेंट मिली नहीं जिसमें किसी को मिल रहा हो या सुपारी का पैसे डिलीवर करने जा रहा हो। कहीं ना कहीं से तो कोई टिप लेके आ। एक बात बोलो मैडम, समझो गौरव को पहले ही पता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। शायद पहले भी 2-3 बार फील्डिंग की होगी। अब जब उसको लगा कि भाई आज गेम होने ही वाला है, तो बाजू में बैठे अपने फ्रेंड धीरज को एक रिपोर्टर को मैसेज करने क्यों बोलेगा? सीधा सीधा पुलिस स्टेशन फोन लगाता ना। अच्छा, अब डायरेक्ट मुझ पे शक। सर, गौरव ने मुझे मैसेज क्यों किया था ये तो मुझे भी नहीं पता, और ये सब मैं पहले ही आपके पीएसआई मोरे को बता चुका हूं। विनोद, तुम गौरव को अच्छी तरह से जानते थे। और धीरज को? सर, धीरज को मैं पहली बार उसी दिन हॉस्पिटल में ही मिला था। अब आप मेरी और धीरज की कोई कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोच रहे हैं? विनोद, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गौरव ने धीरज को मैसेज करने के लिए कहा था, या फिर गौरव ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं और धीरज ने अपनी स्टोरी बना दी? सर, गौरव ने धीरज को कहा था मैसेज करने के लिए, या धीरज ने खुद से मैसेज किया, ये मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ मैसेज आया था। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं विनोद को नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं। गौरव ने तुम्हें विनोद को ही मैसेज करने के लिए क्यों कहा? पुलिस को कॉल करने के लिए क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम सर, मैं तो उस वक्त इतना हड़बड़ाया हुआ था, सब कुछ इतनी अचानक से हो रहा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। MH04 XR4H37, मुझे मार डालेंगे ये लोग। और इसके पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, वो सेडान कार ओवरटेक करके सामने आ गई, और वो टैटू वाला आदमी बाहर निकला और उसने फायर करना चालू कर दिया। तुम दोनों कॉलेज में साथ में थे, तुम और गौरव काफी क्लोज फ्रेंड थे। जानवी तो गौरव को सिर्फ 8 महीने से जानती थी, लेकिन तुम्हारी दोस्ती तो सालों पुरानी थी ना। हाँ सर। तो ये धीरज, कि गौरव को उसकी जान का खतरा था, ये बात उसने जानवी को नहीं बताई। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारे इतना क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद भी ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई, जबकि तुम दोनों जॉइंट वेंचर शुरू करने वाले थे, दिन भर साथ में रहते थे। आखिर बात क्या थी? किस बात का खतरा था? कोई पैसों का लेन देन, कोई डील? सर, गौरव ने ऐसी कोई डील नहीं की थी जिसमें कोई भी झोल हो। गौरव ने वाकई में विनोद को ही मैसेज करने के लिए कहा था तो? सर, आपको लगता है कि मैंने गौरव को मरवाया? मर्डर से ठीक 1 दिन पहले वापी से लौटते वक्त गौरव को लग रहा था कि कोई गाड़ी उसे फॉलो कर रही है, उसकी जान को खतरा है, लेकिन अटैक उस दिन नहीं हुआ। और वो कोई मैं था, यही कह रहे हैं आप? तुम दोनों ने जानवी को वापस ड्रॉप किया, उसके बाद से ही पीछा शुरू हुआ, गाड़ी पर अटैक हुआ, गोली चली और तुम गाड़ी में नीचे छुप गए और बाहर निकल गए। सर, आपको लगता है कि मैं और जानवी? हाँ, लगता है। सर, गौरव मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मेरा बिजनेस पार्टनर भी, और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ। लंच का अरेंजमेंट किसने किया था? तुमने और जानवी? लंच का अरेंजमेंट किसने किया था? तुमने और जानवी ने? सर, सिर्फ जानवी ने।
मुझे तो पता तक नहीं था कि हम तीनों साथ में लंच करने वाले थे। और सर मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हम एसयूवी में जाने वाले थे। तो वो दूसरी गाड़ी कौन सी थी जिसमें तुम लोग जा सकते थे? क्या उस एसयूवी में आने के लिए जानवी ने कहा था तुम्हें? सर मुझे कोई आइडिया नहीं। एसयूवी में आने के लिए जानवी ने कहा था या नहीं, वो उनके बीच की बात है। मैं बस इतना जानता हूं कि वो एसयूवी गौरव की नहीं है। गौरव की तो वो हैचबैक कार थी जिसमें वो और जानवी 17 सितंबर को साथ में वापस गए थे और वापस लौटते वक्त वो एसयूवी में वापस आए थे। सर मैंने गौरव से पूछा था कि क्या ये एसयूवी इसके पापा की है। क्या बात है? हैचबैक को वापी के किस पेट्रोल पंप का पेट्रोल पिलाया कि हैचबैक से सीधा एसयूवी? मेरी हैचबैक तो वापी में ही खड़ी है, ये पापा के घर में खड़ी थी तो मैं उठा लाया। नॉट बैड भाई, सुपर्ब है। तो वो एसयूवी हमेशा नहीं रहती थी पुणे में गौरव और जानवी के पास? नहीं सर, ये तो वो वापी से लेकर आए थे। और इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम हमें इतनी देर के बाद बता रहे हो? बलराज जी, क्या वो एसयूवी जिस पर अटैक हुआ था, उस एसयूवी को गौरव और जानवी आपके घर वापस से यहाँ पुणे लेकर आए थे? क्या वो एसयूवी इन लोगों के पास पहले से नहीं थी? गौरव और जानवी जिस दिन लौटने वाले थे उसके एक दिन पहले गौरव की गाड़ी खराब हो गई। मैंने यहाँ ठीक कराने दी थी लेकिन 22 तक ठीक नहीं हो पाई। मैंने कहा 2 दिन और रुक जाइए। वैसे भी सैटरडे संडे जानवी का ऑफिस नहीं होता है, उसे सिर्फ तेज को अटेंड करना था। मैंने कहा संडे सुबह निकल जाना आप लोग। तो फिर रुके क्यों नहीं? जानवी को तेज को कुछ जरूरी काम था ऑफिस में, उसने जिद की कि वो 22 को ही जाना चाहती। अगर जानवी 22 को निकलने के लिए जोर नहीं देती तो क्या गौरव रुक जाता? और नहीं तो क्या। एक और बात आपको साफ साफ बता दूं सर। जी बोलिए। ये जानवी कोई दूध की धुली नहीं है सर, मेरे बेटे के कत्ल में उसका हाथ है। धीरेश को मैं ज्यादा नहीं जानता सर, लेकिन जानवी जरूर किसी के साथ चक्कर चला रही थी। वैसे योगेश के बारे में भी आप काफी पक्का थे और कम से कम धमकी वाला सुराग भी था आपके पास। ये जानवी के बारे में क्या है आपके पास? मेरे बेटे के कत्ल को अभी 10 ही दिन हुए हैं, सिर्फ 4 दिन हुए उसके क्रियाकर्म को, लेकिन जानवी ने आग ठंडी होने का इंतजार नहीं किया, चली गई अपने पिताजी के साथ। बलराज जी, इस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच सकता हूँ जो इस घर की बहू है, मेरे बेटे की विधवा है। ये विधवा शब्द का प्रयोग आप ना करें बलराज जी, प्लीज। जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस दुख के साथ मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। क्या जानवी भी यही चाहती? आपकी बेटी होती तो वो भी यही चाहती बलराज जी, और अगर जानवी न मानती तो मैं इस तरह मना लेता उसे। और दूसरे दिन जानवी ने अपना पूरा सामान बांध लिया और वो अपने पिताजी के साथ उज्जैन लौट गई अपने मायके हमेशा के लिए। और परसों जानवी के पिता ने अपना ड्राइवर भेजा था उज्जैन से वो एसयूवी वापस ले जाने के लिए। एसयूवी वापस ले ली? क्या मतलब? वो एसयूवी जानवी के पिता अखिलेश जी ने गौरव को गिफ्ट दी थी। दहेज? वो जो समझना है समझिए सर, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, ये जानवी ही है मेरे बेटे के मर्डर के पीछे। सारा कुछ प्लानिंग से हुआ है, भयंकर साजिश रची गई थी। जरूर कोई गड़बड़ खिचड़ी पक रही थी। गौरव की गाड़ी वापी में खराब हो जाती है, फिर गौरव और जानवी वहां से एसयूवी लेकर वापस लौटते हैं। गौरव के फादर बलराज माने या ना माने, लेकिन ये एसयूवी जरूर दहेज का हिस्सा है। सर अगर 2 मिला तो ये एक एंगल बनता है कि जानवी को गौरव और योगेश की दुश्मनी पहले से पता होगी, उसने शायद योगेश के साथ हाथ मिला लिया। अब वापी में गाड़ी का खराब होना वगैरह या तो ये योगेश ने खुद किया हो या किसी और से करवाया हो। और पुणे में गौरव का मर्डर भी? सर इस योगेश के दोस्तों की लिस्ट निकाली मैंने, हर दूसरा दोस्त क्रिमिनल बैकग्राउंड का मिला है। पापा मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज रही हूँ। अब कुछ दिन बिल्कुल आराम करना बेटा, कुछ भी मत सोचना। और मैं तो कहता हूँ बेटा, किसी और के लिए काम क्यों करना, हमारी ही कंपनी ज्वाइन करो।
जब भी काम करने का दिल करे तब। जी पापा। एक बार तुम्हारा काम वाम शुरू हो जाए, तुम थोड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो, फिर हम दोबारा लड़के देखना शुरू करेंगे तुम्हारे लिए। और हाँ बेटा, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो मुझे बता देना। सर जानवी के ऑफिस गॉसिप से खबर तो निकल आई है, बट धुंधली है। लड़का है कोई? कलीग सतीश जोशी नाम है, जानवी के ही ऑफिस के लीगल डिपार्टमेंट में काम करता है। अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये तो नहीं मालूम, पर सतीश जोशी और जानवी ये हैदराबाद में दोनों साथ में थे। अफेयर था दोनों के बीच? वो तो नहीं मालूम, पर एक बात है जो थोड़ी और है। जानवी ने 3 महीने पहले हैदराबाद से पुणे ट्रांसफर लिया, ये कह के कि उसकी शादी है और उसे यहीं सेटल होना है, क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ रहता है। और ये सतीश जोशी भी, ये भी 2 महीने पहले ही हैदराबाद से ट्रांसफर लेके यहाँ आया है। हाँ बोलो, हाउ आर यू? मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वापिस से पुणे के रास्ते पर इस एसयूवी का पीछा हो रहा था। शायद सुपारी किलिंग वहीं होनी थी और चांस मिस हो गया। सर प्लानिंग यहीं की रही होगी कि सब कुछ पुणे के बाहर ही कर दिया जाए, और जब नहीं हो पाया तो डेस्परेट होकर अगले ही दिन मार दिया। सतीश जोशी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलवाओ, उसकी बैकग्राउंड, फोन रिकॉर्ड सब कुछ निकलवाओ। जानवी को भी बुलाते हैं। इस बार जानवी से शोक मनाती विक्टिम की पत्नी की तरह नहीं, बल्कि इस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट की तरह सवाल। सर यहाँ हम सब एंगल्स टटोल रहे हैं, जिसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि निशाना गौरव ही था। जानवी तो निशाना हो नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त वो एसयूवी में नहीं थी। तुम कहना चाहती हो कि निशाना धीरज रहा होगा, लेकिन मारा गया गौरव? नो सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वापी में एसयूवी किसके पास थी? गौरव के फादर बलराज के पास। तो शायद निशाना गौरव के फादर बलराज रहे हो। लेकिन गौरव को बलराज समझने की गलती होना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से इतनी नजदीक से गोलियां चलाई गई थी। सर वापी से पुणे बलराज गाड़ी में है, शायद ये समझ के उन्होंने फॉलो किया हो। फिर जब रास्ते में कंफर्म हो गया हो कि वो बलराज नहीं है, तो उन्होंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा। फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि बाप ना सही बेटा सही, बेटे को मारकर बाप को गोली से भी ज्यादा भयंकर घाव देना चाहते हो। जी हाँ, सिर्फ 2 साल पुरानी है। हाँ हाँ, सेकेंड हैंड है, पर एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। आपको जब भी देखनी हो मुझे कॉल करो। ओके। ऋषि सीधा बैठो बेटा, लेस बांध रही हूँ ना मैं। मम्मी लेट हो रहा है, टिफिन दो ना। हाँ आई बाबा, फटाफट फटाफट। ये लो ऋषि, ये बैग थी पापा। नमस्ते माँ जी। मासी मासी। अच्छा जी, मासी आ गई तो मासी मासी कर रहे हो? इतने दिन किसी को मेरी याद भी नहीं आई। मासी मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपने उठाया ही नहीं। झूठा, इसने किया ही नहीं था मासी, ये बहुत झूठ बोलता है। आरव गलत बात, ऐसे झूठ नहीं बोलते। प्रॉमिस करो तुम आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। प्रॉमिस। अच्छा देखो, मैं ना खाटू श्याम जी गई थी, वहां के मंदिर से तुम दोनों के लिए ये लॉकेट लेके आई हूँ। निधि जरा अपनी मदद करो ना। इसे अपने गले से कभी मत निकालना। हेलो ऋषि, बेटा ले। अरे कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद हमारी याद है आपको। हाँ, खाटू श्याम जी के मंदिर गई थी। ये लीजिए प्रसाद। खाटू श्याम जी की मंदिर, बड़े वहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है, मेरा फेवरेट है। अच्छा बच्चों, चलो स्कूल भी लेट हो रहा है, आगे चलते हैं। चलो बाय बाय। ये लो आ गया स्कूल। अच्छा अब मैं चलती हूँ, राजीव से भी मिलने जाना है, उसको भी प्रसाद दे आऊं। सुना है मेरी बहन ने मुझे याद किया। अरे अच्छा हुआ तो यहीं आ गया। ये ले, खाटू श्याम जी का प्रसाद लाई हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे ना बैग पैक करना है।
दीदी आप कहीं जा रही हैं? हाँ, ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। बस ये चाबियां ही देने आई थी। बीच बीच में जरा चक्कर मार लेना, नजर रखना जरा घर पे। दीदी ये भी कोई कहने वाली बात है? अच्छा माँ जी, चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? बेटा सुरेश, ये चोट कैसे लगी तुझे? अरे माँ बताया ना, मैं गिर गया था। मैं सचमुच गिर गया या मुझसे झूठ बोल रहा है? माँ झूठ बोलता तो तुम पकड़ नहीं लेती। हाँ चल झूठे। माँ निधि कहाँ? दिखाई नहीं दे रही? वो तो राजू के पास गई है ना। पापा, आपको पता है आज मम्मी बहुत रो रही थी। माँ बिंदी आई थी क्या? हाँ बोलो। बस दिन में ऑफिस और रात में लैपटॉप। सुरेश, कभी अपनी बीवी को भी देख लिया करो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मैं सुरेश जायसवाल नासिक महाराष्ट्र का निवासी हूं और अभी मैं 2 बजे एक वीडियो बना रहा हूं। मेरी जान को खतरा है। अरे कौन है ये? नॉन स्टॉप हॉर्न बजा रहा है। जी कौन है? अरे भाई साहब, क्या तबीयत खराब है भाई साहब? भाई साहब, अरे जायसवाल साहब है। अरे किसने चाकू मार दिया? जायसवाल साहब, जल्दी फोन करो। अरे एम्बुलेंस लो, जल्दी जल्दी। सुरेश, सुरेश कहाँ है सुरेश? सुरेश, नहीं सुरेश। संभालिए संभालिए अपने को। क्या हुआ? संभालिए अपने को। हेलो पुलिस स्टेशन। हटिए हटिए वहां से। चाकू अभी तक पेट में ही है। काफी खून बहा है। एक काम करो, फोरेंसिक वाले को फोन करो। सर, इनको सबसे पहले किसने देखा? अब मैंने देखा था सर। बहुत देर से हॉर्न बजाने की आवाज आ रही थी। नजदीक जाके देखा तो अपना सुरेश भाई थे। इनकी फैमिली है? ये सर इनकी फैमिली है सर। देखिए मैं
समझता हूँ कि इनकी फैमिली बहुत सदमे में है, लेकिन अगर हमें मर्डरर तक पहुँचना है तो हमें कुछ सवाल तो पूछने होंगे। वैसे आप कौन? सर मैं सुरेश जायसवाल जी का साला हूँ, नीति का कजिन ब्रदर, और सामने वाले घर में रहता हूँ। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सुरेश जायसवाल एग्जैक्टली क्या काम करते थे? सर उनकी मनी लैंडिंग की फर्म थी। अच्छा, तो इस मनी लैंडिंग के सिलसिले में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ? अगर कोई प्रॉब्लम होती भी तो वो हमें क्यों बताता? बहुत लायक बेटा था। हम लोगों को अगर कोई परेशानी होवे इसके लिए उसने आज तक कभी कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को। वैसे ये सुरेश जायसवाल के पास उनका अपना लैपटॉप तो होगा, तो उनका लैपटॉप हमें सीज करना होगा। क्या हो गया भाई को? ये कौन है? सर ये जीजाजी की छोटी बहन बिंदिया है, और ये उनके हस्बैंड हेमंत। ठीक है, मतलब उनकी वाइफ से तो अभी बात नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ बहुत सदमे में है। लेकिन अगर आपको कुछ भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन याद आ जाए, कुछ भी बात, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। जी सर। टेक केयर। मासी सर, सुरेश जायसवाल के ऑफिस गए थे, लेकिन वहाँ ताला लगा है। पता चला कि वहाँ सिर्फ एक पियून काम करता है, जिसने आज ऑफिस खोला ही नहीं। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है पूछताछ के लिए। मुझे लगता है गायकवाड़, इस सुरेश जायसवाल का मर्डर किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से ही हुआ है, मतलब पैसे का लेन देन वगैरह, और ये सब उसके फोन से ही पता चलेगा। सर उसका फोन अब तक अनलॉक नहीं हो पाया है, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक एक काम करो, उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो। सर सुरेश जायसवाल की पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट। मर्डर 15 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच हुआ है। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस, जो कि चाकू के वार की वजह से हो सकता है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके कार में सिर्फ सुरेश के फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उसके पेट पे जो चाकू था उस पर सुरेश के अलावा एक 8 से 10 साल के बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हैं। बच्चा? कहीं सुरेश का बेटा आरव तो नहीं? आरव? इतना छोटा बच्चा मर्डर क्यों करेगा? गायकवाड़, मैंने अपने करियर में से बहुत सारे केसेस देखे जहां पर बच्चों ने मर्डर किया है, इसलिए बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सर फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरव मर्डर करे, वो भी अपने बाप का? मैंने एक बात नोटिस की थी, इस आरव के आंखों में दुख नहीं, गुस्सा था। हो सकता है उसने अपने बाप का मर्डर किया, हो सकता है ना भी किया हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से वो बच्चा उस दिन बहुत ही एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था। आपको बच्चों से क्या बात करनी है? सर वो ऑलरेडी सदमे में है, और आप है कि बच्चों से। एक मिनट, हमें सिर्फ उनसे बात करनी है, और वो भी हम आप लोगों के प्रेजेंस में ही करेंगे। प्लीज बुलाइए। कैसे हो तुम दोनों? देखो, डरना बिल्कुल नहीं है। कल एग्जैक्टली क्या हुआ था, तुम दोनों ने क्या देखा? पापा हमें स्कूल में रहने नहीं आए थे। हमने सोचा कि हम खुद चलकर घर चले जाते हैं। फिर वहाँ जाके देखा तो। आरव, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें ये सिखाया नहीं कि झूठ बोलना बुरी बात है? तुम तो अच्छा झूठ बोल लेते हो। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है? सर प्लीज, आपने कहा था कि आप सिर्फ बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप तो इन्हें डरा रहे हैं। ये कोई तरीका होता है इतने छोटे से बच्चे से बात करने का? तो मेरा बेटा चला गया, और ऊपर से आप। एक मिनट ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे का खून जिस चाकू से हुआ, उस चाकू के हैंडल पर
8 से 10 साल के किसी बच्चे के फिंगरप्रिंट्स मिले। जी, हमें ऋषि और आरव के फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे, और अगर इनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स उन फिंगरप्रिंट्स से मैच होते हैं तो हमें उस बच्चे को कस्टडी में लेना होगा। आरव बेटा, तुमने अंकल को सब कुछ सच सच बताया है ना? हाँ? नहीं मासी, भैया ने झूठ बोला था। तो अब ऋषि, सच क्या है तुम हमें बता दो। चलो। जब हम स्कूल से आ रहे थे तब पापा की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था, तो हम उधर देखने गए कि क्या हुआ। और दादी वहाँ पे आए तो हम भी उधर चले गए। आरव, ऋषि सही कह रहा है, यही हुआ था? यही हुआ था। फिर भी हमें इनके फिंगरप्रिंट्स तो लेने ही होंगे। उसके लिए आपको इनको लेकर पुलिस स्टेशन आना होगा। बेटा ऐसे हाथ रखो। गुड। अब वो हाथ। गुड। बेटा अब तुम हाथ रखो। अब वो हाथ। वेरी गुड। हो गया फट से। चलो अब ये बताओ कि क्या खाओगे? चॉकलेट खाओगे, वड़ा पाव खाओगे, क्या खाओगे? मैं वड़ा पाव नहीं खाता। हाँ, जब मम्मी घर पे बनाती है तब भी ये नहीं खाता। मैं तो 2 खाता हूँ। वेरी गुड। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो बहुत टेस्टी वड़ा पाव बनाती है। वो अच्छी नहीं है, वो बहुत गंदी है। क्यों? ऐसा क्या किया है मम्मी ने? वो गंदे काम करती है। मतलब? वो राजीव मामा के साथ गंदे काम करती है। राजीव, कोई आ जाएगा, क्या कर रहे हो? राजीव छोड़ो ना मुझे। लेकिन बेटा, तुमने तो सिर्फ आवाज सुनी थी, तुमने अपने राजीव मामा को देखा थोड़ी था। वो राजीव मामा ही थे, उनकी वजह से मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा होता था। मतलब तुम्हारे पापा को ये सब पता था? पापा के डेथ से 2 दिन पहले राजीव मामा के वजह से ही मम्मी और पापा में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झूठ बोलती है। मम्मी गंदी नहीं है, पापा गंदे थे। क्यों? वो मम्मी को मारते थे इसलिए? हाँ, वो रोज शराब पी के मम्मी को मारते थे। कुछ भी मत बोल, वो रोज नहीं मारते थे। वो रोज मारते थे। नहीं मारते थे, मैंने देखा है। मैंने देखा है कि मारते थे। नहीं मारते थे। ए ऋषि, आरव, ऐसे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। बैठो 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 बैठो। अरे वाह ऋषि, तुम्हारे गले में लॉकेट तो बहुत प्यार है। अरे सेम, दोनों के गले में सेम लॉकेट है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा आरव, चलो अब मुझे एक बात बताओ, कल तुम इतना गुस्सा क्यों थे? बोलो। देखो, अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारे फादर के मर्डरर को हम कैसे पकड़ेंगे? तुम नहीं चाहते वो पकड़ा जाए? हाँ बोलो। मुझे पता है राजीव मामा ने पापा को मारा होगा, इसलिए मैं इतना गुस्से में था। तुम्हें कैसे पता है? राजीव मामा हमारे घर के सामने वाले घर में ही रहते हैं। मम्मी उनके घर रोज जाती है। इस बात से पापा को गुस्सा आता था, इसलिए वो झगड़ा करते थे। आप आज जल्दी आ गए? ये चोट कैसे लगी आपको? बोलिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने सुना तू रो रही थी आज। हाँ? दिमाग खराब था तेरा ना, और अब गाने गुनगुना के आ रही है। क्यों? अच्छा, वो अपना भाई के साथ चिपक के ठीक हो गई तू? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरा भाई है, भाई। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे तुझे अपने भाई के साथ रंगरेलिया मना के शर्म नहीं आ रही, तो मुझे सच बोलने में शर्म क्यों आएगी? हाँ? आरव अपनी माँ से नफरत करता है और ऋषि अपने बाप से, और इन दोनों बच्चों ने जो भी बताया उससे ये राजीव तो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बनता है। गायकवाड़,
सर इन बच्चों का बचपना हो सकता है, उनकी बातों पे हम विश्वास कर सकते हैं क्या? हो सकता है बच्चे सच कह रहे हैं। अगर सच कह रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्लू तो हमें मिलेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुरेश लेकिन उनमें ऐसे कुछ फोटोज नहीं मिले। हो सकता है उसने फोटोज डिलीट कर दिए हो। गायकवाड़, सबसे पहले एक काम करो, निधि और राजीव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर सुरेश के घर के पास से हमें 2 CCTV फुटेज मिले, जिनमें से एक 1.5 किलोमीटर के अंतर पर है और दूसरा 500 मीटर। ओके सर ये वो 1.5 किलोमीटर दूर वाला CCTV फुटेज है। एंगल की वजह से कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा। दूसरा देखो, दूसरा देखो। सर इसमें तो क्लियर नजर आ रहा है, उसके पेट में चाकू है और फिर भी गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। एक बात बताओ गायकवाड़, ये बच्चों का स्कूल इसके घर से कितनी दूरी पर है? सर 700 मीटर, शायद इन दोनों कैमरास के बीच। तो ये हो सकता है कि सुरेश जायसवाल ने इन दोनों बच्चों को स्कूल से पिकअप किया, इन बच्चों ने सुरेश को चाकू मारा और फिर बच्चे भाग गए। या फिर ये भी हो सकता है कि स्कूल के आसपास किसी ने सुरेश पर अटैक कर दिया हो। लेकिन सर सुरेश के मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे आखिरी कॉल गोखले चौक के एक PCO से किया गया। उसकी मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो वहाँ गया भी था और वहाँ से वो घर लौटा, जहाँ वो अपनी गाड़ी में मरा हुआ मिला। तो ये हो सकता है कि इस PCO के आसपास ही किसी ने उस पर अटैक कर दिया हो। एक काम करो, उस PCO वाले से पता करो, देखो उसको उस बंदे का चेहरा याद है क्या जिसने सुरेश जायसवाल को कॉल किया था। हो सकता है उसे कुछ याद हो। सर सुरेश जायसवाल का प्यून प्रकाश आया, भेजो उसे। नहीं साहब, ऑफिस में कुछ नहीं है साहब। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? अरे कुछ तो होगा ना, क्या सिर्फ टेबल कुर्सी ऑफिस में? किसी क्लाइंट की फाइल, हिसाब किताब कुछ तो होगा। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, वहाँ कुछ नहीं है। फाइल तो क्या, किसी के नाम का एक कागज तक नहीं है सर। अगर आपको विश्वास हो तो आप चलकर खुद देख लीजिए। मैंने कहा था ना गायकवाड़, मनी लेंडर आदमी है, पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साहब का किसी से कोई झगड़ा था? मतलब तुमने कुछ देखा हो ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, कहीं भी कुछ भी? साहब बाहर का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बहन और जीजा आए थे सर। हिस्से के नाम पे मुझे मिला ही क्या है? हाँ हिस्से के बाद भी बहुत कुछ दिया है मैंने तुम्हें। क्यों नहीं दिया मैंने, बताइए। इनसे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे। क्या प्रकाश, पानी दिया ना? जाओ। चुप क्यों जीजा जी, बताइए। ठीक है मैं बता देता हूँ। वो मैंने पिछले 2 साल में सुरेश से 2 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। हाँ तो अपने जीजू को थोड़ा सा क्या दे दिया तो इतना सुना रहे हो, और अपने साले को इतना बड़ा घर दे दिया, उसका क्या? वो घर मैंने नहीं, पापा ने दिया था उसे, और पापा के डिसीजंस के अगेंस्ट में जा नहीं सकता, समझी तुम? पापा का बहाना मत बनाओ, साफ साफ बोलो कि तुम जोरू के गुलाम हो और अपने साले से वो घर वापस नहीं ले सकते। थोड़ा सोच समझ के बोलो तुम क्या बोल रही हो। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए, जाइए। जितना कर सकता था कर चुका हूं मैं, अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। खड़ी क्यों, जाइए। सर गुस्से में बोली गई बात का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने सगे भाई को मार दूं, और मैं वहां पे अपने हक मांगने के लिए गई थी। और जब तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला तब तुमने अपने भाई को मार दिया। सर मैं क्यों मारूंगी उसे? 15 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच तुम कहाँ थी? घर पर। और तुम? मैं बाहर गया हुआ था सर। कहाँ? सर मैं अपने दोस्त रमेश पाटिल से मिलने गया था सर। फोन लगा उसको? सर उसका फोन चल नहीं रहा है। एड्रेस दो। सर नासिक में है ही नहीं, वो राजस्थान गया सर किसी काम से। राजस्थान गया तो अपना घर उठाकर साथ ले गया क्या? घर का एड्रेस दो। रानी एड्रेस ज्ञान जगड़ना। तुमने सुरेश जायसवाल को धमकी दी और उसके 4 दिन बाद उसका मर्डर हुआ। केस में प्राइम सस्पेक्ट हो। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम में से कोई भी नासिक छोड़कर जा नहीं सकता। हेमंत के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, चेक करो ये सच बोल रहा है या नहीं। सर और ये भी पता करो कि उसका दोस्त वो रमेश पाटिल वो वाकई राजस्थान गया है या नहीं, क्योंकि मुझे ये हेमंत बड़ा गड़बड़ आदमी लगा। सर सूरज जायसवाल का फोन अनलॉक हो गया, देखिए इसमें क्या मिला। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे। ओरिजिन सॉल्यूशन के ओनर रोहन लौस्कर, नवीन गडकरी, इन दोनों को मैंने 10 करोड़ रुपए दिए थे और पिछले 8 महीने से इन्होंने मुझे एक भी इंटरेस्ट नहीं दिया है। और तीसरा है सीनियर इंस्पेक्टर मकरंद सिंधे, जिसने मेरे साथ 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। और चौथा एस्टेट एजेंट धनंजय पाटिल, जिसने मेरे साथ 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। ये दोनों भी मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इन्हें इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ।
अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये 4 लोग जिम्मेदार होंगे। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि सुरेश जायसवाल का मर्डर घर के किसी आदमी ने किया है, लेकिन अब इस वीडियो से साफ है कि बाहर वाला भी कोई हो सकता है। एक काम करो गायकवाड़, इसने जिन लोगों के नाम लिए हैं, रोशन, नवीन और धनंजय, इन तीनों से तुम बात करो। तब तक मैं इस सीनियर पीआई मकरंद शिंदे से बात करता हूँ। क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिए थे? कोई भी आदमी वीडियो में कुछ भी कह देगा और आप यकीन कर लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे यकीन करेंगे? और प्रूफ तो हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन कैसे है शिंदे साहब, आप भी जानते हैं हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग पास्ट में भी कुछ गलत सलत करते हुए पकड़े जाते हैं। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूं कि आप उन लोगों में से नहीं हैं। Anyway, हाँ बताइए, कहाँ थे 15 तारीख को आप? 15 सितंबर को मैं सिन्नर में था और वहां पर गैर कानूनी तरीके से चलने वाले क्लिकर बार में मैंने रेड की थी, और इसका प्रूफ आपको आसानी से मिल जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन कैसा है, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, यू आर वन ऑफ द सस्पेक्ट्स। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैंने सुरेश के साथ पैसे इन्वेस्ट किए थे, और जब उसने पैसे लौटाए नहीं तो तुमने उसे मारने की धमकी दे दी। जब करोड़ों अटके पड़े हो ना तो धमकी देनी पड़ती है। इसलिए 15 सितंबर को तुमने सुरेश को मार के अपनी धमकी को सच कर दिया, है ना? उसे मारने से मेरा क्या फायदा है? उल्टा मेरा नुकसान है। मुझे मेरे पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। मैं क्यों मारूंगा उसे? उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर 15 सितंबर दोपहर 2 से 4 के बीच में तुम कहाँ थे? किसी ऑफिस में? यही केबिन में? जी हाँ। अगर ऑफिस में थे तो इस कैमरा की फुटेज में तो दिखाई दोगे ना? फुटेज मंगाओ, फुटेज मंगाओ। जी सर। 15 सितंबर को इस कैमरा की फुटेज लेके आओ। सर सीसीटीवी तो पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा है, फुटेज कहाँ से आपको? केस खत्म होने तक तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओ। सर हेमंत झूठ बोल रहा है। 15 सितंबर को सुरेश का मर्डर हुआ। हेमंत जिस रमेश पाटिल से मिलने की बात कर रहा था। सर मैं अपने दोस्त रमेश पाटिल से मिलने गया था सर। वो तो पिछले 3 महीने से राजस्थान में है, और इन्फॉर्मेशन हमें उनके घर वालों से ही मिली है। पंद्रह तारीख को कहाँ था तू? बोल, हमसे झूठ क्यों बोला? सुरेश को तू नहीं मारा ना? बोल। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। आप लोगों से झूठ इसलिए बोला था, अगर मैं सच बोलूंगा ना मार डालेंगे मुझे वो लोग। तू अगर हमसे झूठ बोलेगा ना तो हम तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे। वो जो भी लोग हैं उनसे हम तेरे को बचाएंगे, लेकिन हमसे तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अब सच बोल चल। सर उस दिन सारा समय मैं टिप्सी बार में था। सुबह से लेकर रात तक बैठकर दारू पी रहा था? दारू नहीं पी रहा था सर, इलीगल गैम्बलिंग। उसी समय मुझे जुए की बुरी लत लग गई थी सर। सुरेश के 2 करोड़ रुपए वहीं पर आ रहा था सर। सर प्लीज मेरी बीवी को उसके बारे में मत बताइएगा सर, प्लीज सर। रोहन और नवीन सर 2 दिन पहले यूएस गए हुए सर, कॉन्फ्रेंस के लिए। उनके फ़ोन नंबर्स, एड्रेस और सभी डिटेल्स मुझे चाहिए। क्या सुरेश ने आपको कभी ये बताया था कि उसे धमकियां मिल रही थी, उसकी जान को खतरा था? धमकियों के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, मगर हाँ एक दिन वो घर जल्दी वापस आया था और उसे चोट भी आई थी। मैंने उसे पूछा कि ये कैसे। कहाँ उतरा है अभी? उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। तो दवाई पिलाओ उसको। अरे दवाई भी तो खत्म हो चुकी है ना। तो जाकर ले आओ रूबीना। अब मैं अरशद को इस हालत में फिर से छोड़कर कैसे जाऊंगी? अभी अभी तो तरकारी लेकर लौटी हूँ। आप एक काम करो, इकबाल के हाथों भिजवा दो दवाई। नाम बताओ दवाई का। इकबाल। जी सलीम भाई। जल्दी से ये दवाई घर पहुंचा दे। ये ले, अरशद का बुखार बढ़ता जा रहा है। पलक, ये पलक, क्या दूध ठंडा हो रहा है, पी ले फिर खेलने चले जाना।
बेटा अब्बू ने इकबाल को भेजा दवाई लाने के लिए, ठीक है? वो लेकर आता ही होगा। पानी पी। रुबीना भाभी, दवाई आ गया तू? सुबह इसका बुखार उतर गया था तभी तरकारी लेने गई थी, वापस आके देखा तो फिर 102 बुखार। हवा में ही गड़बड़ भाभी, हर जगह चल रहा है। अच्छा ये फलक कहाँ है? चॉकलेट लाए हूँ उसके लिए। बाहर खेल रही होगी कहीं, उसका दूध भी यहीं पड़ा हुआ है। उसे बोल देना अगर दूध पिएगी तो ही चॉकलेट मिलेगी। बहुत बदमाश होते जा, लीजा लेकर आ उसे। फलक, फलक, ओ फलक, फलक देख मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। फलक, 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 फलक। Roses, pocket full of roses. Asha, busha, we all fall down. फलक, 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 फलक। नहीं इकबाल भाई, हमने तो नीचे फलक को तो नहीं देखा। नीचे तो क्या, हमने ऊपर भी नहीं देखा फलक को। अरे उसकी बॉल तो यही सीढ़ियों पे मिली है। आलिया, शाहीन, फलक जरूर नीचे आई होगी तुम लोग के साथ खेलने के लिए, है ना? रुबीना कल हम तो कब से नीचे खेल रहे हैं। अगर फलक नीचे खेलने आई होती तो मैं देख जाती। अभी जब मैं ऊपर जा रहा था ना तो सीढ़ियों पर तो नहीं थी फलक। अरे पर घर में नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं, तो गई कहाँ ये लड़की? भाईजान फलक को देखा क्या? नहीं, रास्ते में फलक, 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 खाला, अपने फलक को कहीं देखा? शबनम आपा, शबनम आपा। क्या बात है रुबीना? फलक आप क्या आई क्या? नहीं, मैं तो अभी सोकर उठ रही हूँ। पर हुआ क्या? ये सलीम भाई और रुबीना भाभी की बेटी आपके यहाँ है क्या? हमारे यहाँ क्यों आएगी मियाँ? अल्लाह, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। अब्दुल भाई, आपने फलक को देखा क्या? नहीं जमीला भाभी, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अपने काम में मसरूफ था। लेकिन रुबीना तो कह रही थी कि फलक यही गलियारे में बॉल के साथ खेल रही अरे थी। इकबाल मियाँ, हम 3 बजे से यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले रुबीना तरकारी लेके जब लौट रही थी उस वक्त तो फलक थी उसके साथ। अरे मंसूर चचा, उसके बाद फलक ऊपर गलियारे में खेल रही थी, नीचे आई थी क्या? ना ना, उसके बाद तो हमने नहीं देखा उसको। अरे इकबाल भाई, रुबीना से कहो दोबारा घर पर ही देखे। कई बार बच्चे खेलते हुए ना ऐसे बाथरूम में चले जाते हैं, या तो फिर ऐसे खाट के नीचे से गई होगी, देखो ना। फलक, फलक, फलक। घर पे तो कहीं नहीं है। तो फिर फलक कहाँ चली गई रुबीना? रुबीना खाला, कहीं फलक खेलते खेलते रोड की तरफ तो नहीं निकल गई? अरे ऐसे कैसे अकेली रोड की तरफ निकल जाएगी? आज तक कभी नहीं गई। मिल नहीं रही है का क्या मतलब है? खेलने गई है तो मंजिल में ही कहीं होगी ना। मंजिल का छप्पा छप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली वो। सबसे पूछा भी, किसी ने नहीं देखा उसे। मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ। चाचा, आपने इसे कहीं देखा है? 4 साल की है, यहाँ पर आसपास कहीं किसी के साथ? नहीं बेटा, हमारी नजर में तो नहीं आई। ऐसे अकेले कहीं नहीं जाता तो कहाँ चली? परेशान होती है तुम बेचारी। अरे रुबीना, कहाँ है फलक? पता नहीं कहाँ चली गई है अकेले।
हर जगह ढूंढा उसे, बच्ची को हर जगह ढूंढा, हर घर में। हाँ सलीम भाई, हर घर में ढूंढा, ऊपर छत से लेकर सड़क की दुकानों तक सब जगह तलाश किया। आदिल और इकबाल रोड पर पूछताछ भी कर रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची है, मंजिल छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हो? आप ढूंढ के लाइए मेरी बेटी को। पलक, ए बच्चा, पलक। बस बस। क्या हुआ शबनम? अम्मी संभाल के। अरे ये रुबीना की बेटी फलक गायब है। अन्ना, कब, कैसे? सभी हजरात गौर फरमाएं, एक 4 साल की बच्ची फलक सैयद राहत मंजिल से गुमशुदा है। आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर किसी की भी नजर इस बच्ची पर पड़े तो तुरंत मस्जिद में इत्तला करें या फिर बच्ची के अब्बू सलीम सैयद को इत्तला करें। नंबर नोट कर लीजिए 444 590 876। उसने हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई है। बच्ची का फोटो मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है। आदिल कबीर, कुछ पता चला फलक का? नहीं अब्बू, काफी ढूंढा, यहाँ से लेके स्टेशन, मार्केट, हर जगह ढूंढा, फलक कहीं पर भी नहीं मिली। सुल्तान चाचा, मौलवी साहब बोले एलानपुरी राज चलता रहेगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि फलक मंजिल के बाहर गई तो गई कैसे? चाचा, अपने आप से बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे मिल जाएगी सलीम, मिल जाएगी इंशाल्लाह। बच्ची है, खेलते खेलते कहीं भटक गई होगी, मिल जाएगी। सारे घरों का एक एक कोना चेक करो, अलमारी वगैरह सब। और चौहान, तुम ऊपर छत पर जाओ, पानी की टंकी चेक करो। सर क्या कर रहे हैं सर ये? एक एक घर की ऐसी तलाशी? अब मंजिल की हर बच्ची सबकी बच्ची है और फलक तो सबसे छोटी बच्ची है, हम सबकी लाडली भी। इतनी लाडली होती तो सबकी नजर रहती, महफूज रहती। 12 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, फलक को गायब हुए। सभी कह रहे कि मंजिल से बाहर नहीं जा सकते, तो मंजिल में ही ढूंढना पड़ेगा ना। रात भर मस्जिद से अनाउंसमेंट भी करवाई साहब। सर यहाँ एक एक दुकानों में जाकर पूछा, किसी ने नहीं देखा फलक को। फलक बाहर गई है तो अपने आप तो जा नहीं सकते। सलीम जी, कोई ले जा सकता है फलक को? यहाँ तो सभी लोग बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, पर कोई ऐसे ही बिना रुबीना को बताए। फलक अभी तक नहीं मिली है, तो जो भी ले गया है उसका इरादा बता के ले जाने का तो बिल्कुल नहीं होगा। सर आप ये कह रहे हैं कि कोई मेरी फलक को उठा ले गया? जी, क्योंकि आसार तो ऐसे ही लग रहा है। बच्ची को ढूंढ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? हद करते हैं आप। फूल सी बच्ची को कोई ड्रम में छुपा के रखेगा क्या? मैडम जी, वहाँ ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अरे बताइए तो हमें। मैडम जी, वहाँ बिस्तर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ नहीं है। किसी ने कुछ बताया क्या आपको? ऐसे मैडम जी, मंजिल में अगर किसी के घर में होती फलक तो कोई क्यों छुपाएगा? हम सलीम भाई और रुबीना के दुश्मन है क्या? तो यारी दोस्ती में तो कोई किसी की बच्ची को उठाकर लेकर जाता नहीं है, वो भी बिना माँ बाप को बताए। और अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए। अरे हमको कैसे पता होगा? हम खुद शाम को लौटे हैं। अम्मी है हमारी, बीमार रहती हैं आजकल। जब ये सब हो रहा था तो हम क्लिनिक पर थे। यहाँ से लेके स्टेशन तक और उस तरफ से इस साइड तक, दोनों रास्तों की एक एक दुकान, पानवाड़ी, नाई, सबको फलक की फोटो दिखा दिखा कर पूछा। ये भी पूछा कि अकेली नहीं तो किसी के साथ में किसी ने उठाया हुआ था, लेकिन सर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 4 साल की बच्ची इतनी दूर खुद से तो नहीं आ सकती। अगर फलक किसी के हाथ में थी तो वो कोई जान पहचान वाला ही होना चाहिए, वरना बच्ची रोती।
सर, इस राहत मंजिल में कुल मिलाकर 26 घर हैं। आखिर के 2-3 घरों की तलाशी चल रही है। सर, मैंने पता किया, जिस वक्त फलक गायब हुई उस वक्त 3 बच्चियां यहाँ खेल रही थी। उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। शाम का वक्त था, 3 बच्चियां खेल रही थी। काफी हलचल रही होगी यहाँ राहत मंजिल में। जी। ऐसे माहौल में किस तरह कोई बच्ची को गायब कर सकता है? सर, सर। क्या हुआ आदिल? फलक का कुछ पता चला? नहीं सलीम चाचा। सर, वो सामने कंप्यूटर क्लासेस है ना, वहाँ पर सीसीटीवी है। चलो। योगेश, कुछ काम का मिला? जी सर, इनकी सीसीटीवी है तो अंदर क्लास के लिए, पर व्यू में पीछे पूरी राहत मंजिल का मेन एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। देखिए। सर, फुटेज तो मैंने ट्रांसफर करके दे दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। क्या? सर, हमारा कैमरा हमारे क्लासेस के अंदर लगा हुआ और हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे शुरू होती हैं और रात को 8 बजे बंद हो जाती है। इसलिए सर, कैमरा व्यू भी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का ही मिल पाएगा। ये लीजिए मैम। ये मेरी फलक की स्लीपर्स हैं साहब। मेरी जूतों की दुकान है सर। यही स्लीपर्स मैं 2 हफ्ते पहले लाया था बच्ची के लिए। योगेश सर, कॉर्पोरेशन से सफाई कर्मचारियों को बुलवा, गटर चेक करना होगा। जॉन। क्या हुआ अब्बू? आदिल बेटा, गटर के पास फलक की चप्पल मिली है। गटर के पास? सर, इकबाल के मंजिल में दाखिल होने के बाद ही फलक गायब पाई गई, 4:45 और 5 के बीच में। आगे की फुटेज में देखते हैं, कोई अपने साथ पैकेज या कोई बड़ा बैग लेकर गया होता है। ये कौन है? सर, ये कबीर है, कबीर पठान। मेरा क्लासमेट है सर। सर, जब से फलक गायब हुई है ना, तब से मेरे साथ ही ढूंढ रहा था रात भर। कंप्यूटर क्लास का शटर डाउन हुआ ठीक 8:06 पर। तब तक की फुटेज में फलक किसी के साथ बाहर नहीं गई और हम यहाँ आए हैं आज सुबह 9:30 बजे। हो सकता है कोई कल रात 8 बजे के बाद बाहर गया हो या फिर आज सुबह हमारे आने से पहले। पर साहब, रात भर और सुबह आप लोगों के आने तक मंजिल में तो कोई सोया ही नहीं। और साहब, सुबह तक तो हम सब लोग नीचे थे। फलक की स्लीपर गटर के पास से मिली। वहाँ जाने का बस यही एक रास्ता जो सीसीटीवी में दिख रहा है। हाँ सब, रास्ता तो यही एक है, पर कोई रात भर फलक को मंजिल में छुपाकर सुबह हमारी नाक के नीचे से कैसे ले जा सकता है? वो कोई पैसे या जेवर तो है नहीं, जीती जागती बच्ची है और रात भर मस्जिद से ऐलान भी होता रहा। चुप हो जा, मीना, संभाल अपने आप को। साहब, ये मंजिल के मेन गेट से सीधे हाथ का जो रास्ता जाता है ना, वही एक रास्ता जाता है गटर को। और 8 बजे से पहले अगर कोई गया होता तो आपको सीसीटीवी में दिखाई देता। और वैसे रात भर तो हम सब लोग जगे हुए थे। लेकिन सुल्तान मियाँ, फलक की स्लीपर तो गटर के पास से मिली। फलक इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि कोई उठा कर ले जाए और दिखाई भी ना दे। पर ऐसा हुआ है, फलक को कोई लेकर तो गया है। नन्नी, चौहान को बोलो कि पूरी राहत मंजिल को एक बार फिर से स्कैन करें, हर घर, हर गलियारा, और ये भी देखें कि कोई दूसरा एग्जिट पॉइंट तो नहीं है जहां से बच्ची को ले जाया जा सके। सर, नंदनी, इस राहत मंजिल में जितने लोगों के पास भी मोबाइल फोन हैं, सबके नंबर छुटवाओ और इस लड़के कबीर को भी हाजिर करो।
आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। सर ये सलीम का असिस्टेंट इकबाल मिर्जा, उसी ने सबसे पहले आवाज लगाई थी कि फलक गायब है। मुझे तो उसी पर तगड़ा डाउट जा रहा है। इस इकबाल से बात करो योगेश। हम पहले सफाई कर्मचारियों के साथ गटर में ढूंढेंगे, फिर सबकी क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे। इतना तो श्योर है कि फलक जहां भी है, जिस हाल में भी है, ये इस राहत मंजिल का इंटरनल मामला है, इनसाइड जॉब, नो डाउट। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ले जाने वाला फलक को कहां से ले गया। क्या इसके एग्जिट का कोई दूसरा रास्ता भी है? आदिल, जी मैम। अपने दोस्त कबीर को बोल कि 3 बजे तक हमारे थाने पहुंच जाए। कबीर? कबीर क्यों मैम? वो तो दोस्त है मेरा। तो हमने कब कहा कि हमारा दुश्मन है? तुम दोनों अभी 18 के नहीं हुए ना? जी नहीं, 1 साल बाकी है। तो कबीर से कहना कि अपने मम्मी पापा के साथ थाने में आए। जी। और हाँ, एक बात और। जी। इस राहत मंजिल में जितने भी लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, मुझे सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स और डिटेल्स चाहिए। जी मैम, हो जाएगा। चौहान, कुछ मिला क्या? सर्चिंग चालू है सर, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। वर्कर से कहो कि और आगे तक देखें, तो मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। अच्छे से देखो, आगे जाके कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए। बेटा अच्छे से याद करो, फलक जिस बॉल से खेल रही थी वो हमें पता चला कि यहाँ सीढ़ियों के पास मिला है। लेकिन मैम हम तो यहाँ नीचे 3 बजे से खेल रहे थे और तब हमने देखा था रूबीना आंटी फलक को लेके ऊपर गई थी। हमने तो उसके बाद फलक को तो देखा ही नहीं। और मैम फलक आज तक अपने आप से सीढ़ियों से नीचे नहीं आई है, हमेशा हमें से कोई कुछ उठा कर लाता है। हो सकता है वो गलियारे में बॉल से खेल रही हो और उसकी बॉल लुढ़कते हुए नीचे आ गई हो सीढ़ियों के पास, तुम लोगों ने देखा नहीं और वो नीचे उतर आई हो। मैम ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग खेलने में बिजी हो, हमारा ध्यान नहीं गया हो। हाँ सर, सर्चिंग चल रही है सर, पर कहाँ और कितना देखेंगे लोग भी सर। ये नाला तो पूरे भोपाल को जोड़ता है। चौहान, टीम को बोलो कि पीछे ना हटे, जितनी दूर जाकर देख सकते हैं देखें। हम ड्रेन पाइप्स और पूरे सिस्टम को खंगालेंगे, दूसरी जगहों पर भी देखेंगे। सलीम जी, इस वक्त आप पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त आपको और रुबीना जी को हिम्मत जुटानी होगी। हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। सबकी लाडली है मेरी फलक साहब, कोई उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी फूल सी। मैं भी यही दुआ करता हूं कि फलक को कुछ ना हुआ हो, लेकिन फलक को गायब हुए 18 घंटे हो चुके हैं। ये सीरियस नहीं सलीम जी, बहुत सीरियस है। हमें फलक को ढूंढने के लिए आपके अतीत में कुछ ढूंढना हो। सब चॉकलेट तो रोज ही खिलाता हूँ फलक को। कल तूने क्या मिलाया था चॉकलेट में इकबाल मिर्जा? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वो मेरे मालिक की बच्ची है फलक। कौन था तेरे साथ जो फलक को गटर के रास्ते ले गया? कोई नहीं था सर, मैं फलक से मिला ही नहीं। चॉकलेट देने गया तो नहीं दिखी। चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट फलक नहीं मिली ना तुझे, तो चॉकलेट कहाँ है? साहब वो पिघल गया तो मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? मुझे याद नहीं है। याद दिलाए चौहान। सर वो मैंने घर के रास्ते पर फेंक दिया। घर कहाँ है? मोमिन पाड़ा। सर इस इकबाल मिर्जा के घर जाओ, मोमिन पाड़ा, तलाशी लो, देखो बच्ची मिलती है, बच्ची का कुछ मिलता है। सर अब सलीम भाई और रुबीना भाभी से पूछी ना मैं कैसा आदमी हूँ। सीसीटीवी फुटेज में तो नहीं दिख रहा है कि कोई फलक को राहत मंजिल से बाहर ले गया हो या फिर गटर की तरफ ले गया हो।
राहत मंजिल के मेन गेट से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके गलियारे में साइड में एक जगह है, इतनी जगह कि एक बच्ची को ऊपर से नीचे किसी के हाथों में दिया जा सके। फिर वहां से फलक को पीछे के रास्ते से निकालकर गटर की तरफ ले जाया जा सकता है, जहां पर फलक के स्लीपर मिले थे। लेकिन साहब, कोई हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल आप हमसे कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन इसका जवाब दरअसल आप ही को देना है। ये इकबाल मिर्जा आपका असिस्टेंट जब उस दिन दवाई देने आया था अरशद के लिए घर पे, आप बता रही थी कि फलक गलियारे में खेल रही थी बॉल से। जी, मैं फलक को दूध पीने के लिए आवाज दे रही थी। फलक, ए फलक, बेटा दूध ठंडा हो रहा है, पी ले फिर खेलने चले जाना। तो जब इकबाल ऊपर आया तो उसने फलक को क्यों नहीं देखा? उसने अंदर आकर क्यों पूछा कि फलक कहाँ है? सर, जब मैं सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर गया, गलियारा खाली था, फलक थी ही नहीं हुआ। उसका बॉल सीढ़ियों की शुरुआत में मिला, वो बॉल भी नहीं दिखाई दिया तुझे? नहीं दिखा सर। इकबाल, आधा घंटा दे रहा हूं तुझे, बता दे बच्ची कहाँ है, वरना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा तू। और याद रख, गटर में भी नहीं मिलेगा। सर उस दिन फलक को मैंने देखा तक नहीं सर। इकबाल की तनख्वाह को लेकर कोई मसला था उसके साथ? नहीं साहब, इकबाल पिछले 4 साल से मेरे साथ है और मैंने हर साल उसकी तनख्वाह बढ़ाई। इकबाल अकेला असिस्टेंट है, दुकान के साथ साथ आप उससे घर का काम भी कराते थे। रुबीना जी, इस बात को लेकर कोई खिचखिच? नहीं, ऐसा कुछ होता तो इकबाल हमें बताता ना। पड़ोस में किसी के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा या ऐसा कुछ भी? साहब, 15 साल पहले मैं रुबीना के साथ निकाह कर आगरे से यहाँ आया। अरशद और फलक भी यहीं पैदा हुए। मैं सच बता रहा हूँ साहब, आज तक किसी के साथ झगड़ा तो क्या, ऊंची आवाज में बात तक नहीं हुई। फिर भी बड़ी खामोशी से आपकी बच्ची फलक गायब कर दी गई। कबीर पठान, ऐसा पूछ सकती हूँ मेरे बेटे कबीर को क्यों बुलाया है यहाँ? राहत मंजिल से एक बच्ची गायब हुई है, फलक सैयद, और आपका बेटा कबीर कल शाम 7:30 बजे से वहां देखा गया था। वो तो मैं हर दूसरे दिन वहाँ देखा जाता हूँ। आदिल और मैं जॉइंट स्टडी करते हैं। आदिल ने वो पुलिस मैडम को बताया तो था, साथ में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बचपन के दोस्त हैं, जॉइंट स्टडी करते हैं ये लोग। लेकिन कल रात को हमने कोई स्टडी वगैरह नहीं की थी, हम रात भर फलक को ढूंढ रहे थे। क्यूट सी बच्ची है, कभी कभार देखा है मैंने आदिल की गलियारे में। आप लोग कहाँ रहते हैं? राहत मंजिल से 2 गली छोड़कर घर है हमारा। अब अगर तसल्ली हो गई हो तो हम लोग चले जाएं? जा सकते हैं। चल बेटा। सुल्तान काजी जी, बैठिए। क्या काम करते हैं आप? जी, पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कल दोपहर में कहाँ थे आप? 6 बजे शाम को लौटे राहत मंजिल, सीसीटीवी में देखा हमने। साहब, काम से लौट रहा था, एक बड़ी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, वहीं से लौट रहा था। मेहनत करके कमाता हूँ, बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहा हूँ। और आदिल, तुम कल कहाँ थे? घर पर ही था सर, अम्मी दादी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और मैं घर पे स्टडी कर रहा था। जब रुबीना खाला फलक के बारे में पूछने आई तो मैं उनके साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक 4 साल की बच्ची फलक सैयद राहत मंजिल से गुमशुदा, आप सभी से दरख्वास्त है। बच्ची बाहर अकेली थी, नजर नहीं रख पाई क्या तुम? अरे ध्यान कहाँ रहता है तेरा? सर, गटर में काफी दूर तक देखा मगर कुछ नहीं मिला और ना ही इस इकबाल के घर से कुछ मिला। वैसे फलक के गुमशुदा होने की अनाउंसमेंट लगातार मस्जिद से हो रही थी, अब भी हो रही है। इलाके के सारे लोग फलक के बारे में जानते हैं। अगर बच्ची को मारकर गटर में फेंका होता तो बॉडी किसी न किसी ड्रेन पाइप से जरूर निकलती, और अगर मारकर बाहर फेंका हो तब भी पकड़ में तो आ जाता। यह भी तो हो सकता है कि बच्ची को कहीं बाहर ले जाते वक्त गटर के पास उसके पैर से स्लीपर निकल गया। सर, पॉसिबिलिटी है कि बच्ची के पैरों से स्लीपर गिर गई हो। सर, बच्ची शायद बेहोश थी, चॉकलेट में कुछ मिलाया हो, जैसा आप पूछ रहे थे इकबाल से। मुझे अब भी इस इकबाल पर काफ़ी गहरा शक है। कल रात भर तोड़ा पर कुछ नया नहीं बोला। अगर बच्ची को यहाँ से अगवा किया गया है तो क्या मकसद पैसा था, फिरौती? लेकिन फिरौती के लिए अभी तक कॉल नहीं आया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्रैफिकिंग गिरोह ने बच्ची को उठा लिया हो? कोई जान पहचान वाला ही उठा सकता है, जिसने रात भर बच्ची को घर पर रखा हो। बाकी सीसीटीवी में कोई अजनबी आते जाते नहीं दिखा।
ख्वातीन और हजरात, 2 दिन हो गए हैं राहत मंजिल की बच्ची फलक अभी तक गायब है। आप सभी से दरख्वास्त है, जो भी जानकारी हो उसके साथ सामने आए। मस्जिद में खबर करें या पुलिस स्टेशन में। अगर बच्ची ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है तो तुम दोनों को ट्रैफिकिंग के दल्लों से कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। वो तो पक्का है मैडम, अपने लड़के दौड़ा दिए हैं वहाँ पे। मैं फिलहाल राहत मंजिल में छान मारता हूँ और शाहरुख अड़ोस पड़ोस में सब छान मार। हाँ, लेकिन एक बात है मैडम। क्या? ट्रैफिकिंग हो, दुश्मनी हो या फिरौती, जो भी हो, उस राहत मंजिल के अंदर का ही किसी का हाथ लगता है। मास्टरमाइंड है या मददगार, लेकिन है तो उस मंजिल के अंदर का ही कोई। मैं समझता हूँ 85 फ़ोन नंबर्स के रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, पर क्या एक 4 साल की बच्ची की ज़िंदगी से भी ज़्यादा है? देखो, बच्ची गायब है। इससे पहले कि कोई बुरी खबर आए, आप ये सारे रिकॉर्ड्स निकलवा कर दीजिए मुझे। मैं किस पर शक करूं सर? किस पर? आपको किस पर शक है? सब पर। खुला मैदान है, बस एक इशारा मिले हम उसे दबोच लेंगे, और वो इशारा सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं सलीम जी। इस वक्त मुझे सिर्फ मेरी फलक की याद आ रही है, उसके सिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको अपनी फलक के गुनहगारों को पकड़वाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। सर, आपने मेरे असिस्टेंट इकबाल पर भी शक किया। सुना है उसे खूब मारा और पीटा, लेकिन मुझे उस पर भी कभी शक नहीं हुआ, किसी भी चीज में। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बताऊं कि किसका नाम लूं। साहब रहम करो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मुझे जाने दो। बॉल यहां मिली है रुबीना को। जी सर। इसका मतलब फलक यहां तक आई हो सकती है, और अगर बॉल भी यहां पर गिरकर आई है तो इसका मतलब यह है कि फलक यहां खेल रही होगी। सर, ये इकबाल टूट नहीं रहा है, शायद सच बोल रहा हो सकता है उसके पहले यहाँ कोई आया हो। सीसीटीवी में कोई कैप्चर नहीं हुआ है जो इकबाल के आने से कुछ देर पहले बाहर से अंदर आया हो। सर, हो सकता है राहत मंजिल के अंदर से ही कोई आया हो फलक के पास। अगर ऐसा है तो फिर वो फलक को लेकर कहां गया? मैं यहाँ सबके घर गई थी, शबनम आपा के यहाँ, रुखसार आपा के यहाँ पे भी गई थी। इनमें से कोई ऐसा भी घर था जहां से कोई बाहर ना निकला हो, या फिर घर पर ही ना हो? रुखसार आपा अपनी सास मरियम खाला को लेकर अस्पताल गई थी। तो घर पर कोई नहीं था? हाँ ना, आदिल था पर वो बाथरूम में था। रुखसार आपा। हाँ, कौन? आदिल, मैं रुबीना। फलक आई क्या तुम्हारे यहाँ? फलक तो नहीं है, मैं बाथरूम में हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्या बात है? कुछ 5-1 मिनट बाद आदिल आ गया, फिर वो भी लग गया हम सबके साथ फलक को ढूंढने में। आदिल तो कॉलेज गया है साहब। ठीक है, हम आदिल को फोन करते हैं। वैसे आप में से किसी एक को आदिल के साथ थाने आना होगा। आपके सामने आदिल से सवाल होंगे, वो नाबालिग जो है। पर साहब, पूछना क्या है आप लोगों को आदिल से? कुछ सवाल हैं रुखसार जी, फलक के गायब होने को लेकर। पर पुलिस की मदद ही तो कर रहा है आदिल। हाँ, जानते हैं, लेकिन उसे थोड़ी सी मदद और चाहिए। साहब, 4 दिन हो गए हैं, हमारी मंजिल की बच्ची फलक अभी तक लापता है। सलीम और रुबीना की हालत देखी नहीं जा रही साहब। साहब, 4 साल की बच्ची को 4 दिन से गटर में खोज रहे हैं। सोचे आम लोगों में इतना खौफ आ गया है तो उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। ये हमारी आवाज़ उतनी भी दबी नहीं है, हम अभी भी उसे मीडिया में बुलंद कर सकते हैं। तो कीजिए, अगर आप लोग मोर्चा निकालने का तय कर चुके हैं तो निकालिए, और ज़रा सोचिए, हम हमारी ताकत, हमारे आदमी आपका मोर्चा संभालने में खर्च करें या फलक को ढूंढने में? नहीं सर, 2:30 बजे तक तो मैं कॉलेज में ही था, और फलक का गायब होना तो कुछ 5 बजे के आसपास था। आदिल, तुम काफी घुलते मिलते थे फलक से। फलक से सभी घुलते मिलते थे, सब प्यार करते थे उसे। जब से ये सब हुआ है सब परेशान है मंजिल में। आदिल, एक सीधा सवाल है तुमसे, और उसका सीधा ही जवाब देना। क्या फलक के साथ तुमने कुछ किया है? अरे साहब, हम शरीफ लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बकते रहेंगे। पहले तो इन मैडम ने हमारा घर उथल पुथल कर दिया, और अब आप हमारे बच्चे को इन सब चीजों में जी, आप चुप रहेंगी, ठीक है?
सवाल आदिल से किया जा रहा है, आदिल ही जवाब देगा। आदिल, तुमने घर से बाहर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? देर कहा सर, बाथरूम में था, 5 मिनट में बाहर आ गया था और रुबीना खाला से कहा भी कि मैं बाथरूम में हूँ। सर सब कुछ छोड़ छाड़ कर फलक को ढूंढने में लग गया। फिर सुनिए मेरी बात साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? रुखसार जी, मैं फिर से कह रहा हूं, आदिल जवाब देगा। आदिल, कौन हो सकता है वो जो फलक को बहला फुसला कर अपने साथ अपने घर ले गया? क्योंकि ऐसा हुआ है। हद है साहब, अब हद है। आप मेरे बच्चे के मुंह से किसी और का नाम निकलवा रहे हैं और इससे किसी और पर इल्जाम डलवा रहे हैं। लास्ट टाइम कह रहा हूं रुखसार जी, आप चुप रहिए, वरना मजबूरन मुझे आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, समझे आप? कौन हो सकता है वो? सर पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बोल। सर मंसूर चाचा पूरे टाइम नीचे ही बैठे थे और उस दिन से लेके आज तक सबसे यही कह रहे कि फलक तो नीचे आई नहीं। फलक नीचे आई थी? ये तो नहीं पता सर मुझे, लेकिन 13 तारीख की रात को अगले दिन जब आप लोग गटर के पास ढूंढ रहे थे तब मैं मंजिल में दाखिल हुआ। तब मैंने मंसूर चाचा को किसी से बात करते हुए सुना। जब आप लोग गटर के पास ढूंढ रहे थे तब मैं मंजिल में दाखिल हुआ। तब मैंने मंसूर चाचा को किसी से बात करते हुए सुना। अच्छा मियाँ, अब ये फलक का क्या कर? जो भी करना है बरखुरदार जल्दी करो, वक्त जाया हो रहा है। मंसूर अली जी चलिए। कहाँ चलूं साहब? थाने। थाने क्यों पर? ये जानने मंसूर मियाँ कि आपने फलक के साथ क्या किया, अब्बू। ताकि हम ये तय कर सके कि आपके और आपके साथीदारों के साथ हमें क्या करना है। अरे आप मेरे अब्बू के साथ ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? देखिए साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैं तो सारा दिन यहाँ बैठ के अखबार बांचता रहता हूँ। अरे ऐसे कैसे रह सकते हैं आप? अरे सुनिए, नहीं साहब, अब्बू ने कुछ नहीं किया है, सुनो तो। अरे आप ना ना जनाब ना, मैं अब भी कह रहा हूँ कि फलक उस शाम को नीचे नहीं उतरी थी। मैं वहीं बैठा था, रोज ही बैठता हूँ। मेरी नजर से कोई चूक नहीं सकता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पे मेरी नजर होती है। आप मेरे अब्बू से फलक के बारे में पूछना क्या चाहते हैं? आवाज नीची मुर्तजा अली, ये कर किसी अखाड़े में दिखाना, ये पुलिस थाना है, दूसरी बार बोलूंगा नहीं। लेकिन सर ये आप कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं अब्बू पर। हम ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तेरे अब्बू मंसूर अली पर। किसी ने तेरे अब्बू मंसूर अली को यह कहते हुए सुना था कि अब फलक का क्या करना है। फलक के गायब होने के बाद अगले दिन। ना ना जनाब ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप बताएंगे जरा, ये कौन जनाब है जो सरासर झूठी खबरें फैला रहे हैं? जिसने भी कहा वो आपके अब्बू की आवाज सही पहचानता है, सुन सुनकर बड़ा हुआ, चूक नहीं सकता। हाँ नंदी। सर मंसूर अली के घर का एक एक इंच ढूंढा, कुछ निकला नहीं सर। एक काम करो नंदिनी, इस कंप्यूटर क्लास वाले जगदीश से कहो कि 13, 14 और 15 जून की सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ गटर में ढूंढ रहे थे, घरों में ढूंढ रहे थे और इस मंसूर अली और उसके लोगों ने बच्ची को चुपके से राहत मंजिल से आउट कर दिया हो। ठीक है सर। अब मुझे याद आ रहा है, 13 की शाम को हम वहां थे जरूर, और हमारी बातें भी हुई थी, लेकिन अब्दुल दर्जी और मुर्तुजा से हुई थी। बातें क्या हो रही थी मंसूर साहब? हम मोर्चा निकालने की बातें कर रहे थे सर। फलक के बारे में और क्या बात हो सकती है? हमारी राहत मंजिल की सबसे नन्ही जान है वो। अच्छा मियाँ, अभी ये फलक का क्या करें? देखिए अब्बू, अभी पुलिस गटर में ढूंढ रही है, उसके बाद देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, फिर तय करते हैं कि क्या करना है। जो भी करना है बरखुरदार जल्दी करो, वक्त जाया हो रहा है। चाचा जान सही फरमा रहे हैं मुर्तजा, सारी मंजिल के लोगों को इकट्ठा करके मोर्चा निकालना ही बेहतर होगा, और वो भी जल्द से जल्द। पुलिस तो यही कहेगी ना कि गटर में कुछ मिला ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, और 4-5 दिन बाद ढूंढना भी बंद कर देगी। कल सबकी मीटिंग बुलाते हैं और देखते हैं कि सुल्तान भाई की क्या राय है। सर पूरी मंजिल में यही बातें हो रही हैं जनाब। हर एक फलक को लेकर बुखलाया हुआ है, हर कोई वही बातें कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर एक पे शक करेंगे, हर एक को अंदर कर देंगे जनाब? 12 जून को फलक गायब हुई थी। उस दिन राहत मंजिल में रहने वाले हर शख्स की मूवमेंट की रिपोर्ट बनाई, क्रॉस चेक भी किया गया। ट्रैफिकिंग माफिया और भिखारी माफिया दोनों को टटोला गया कि कहीं फलक को इनमें से किसी गिरोह में ना भेज दिया गया।
कड़ी से कड़ी पूछताछ करने के बावजूद सलीम का असिस्टेंट इकबाल मिर्जा अपने बयान पर अड़ा रहा और हमें उसके खिलाफ कुछ भी शक करने जैसा नहीं मिला। हम पूरी तरह और बुरी तरह कॉर्नर हो चुके थे। फलक के माँ बाप के एक सिंगल सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे थे, और वो सवाल था, हमारी बेटी फलक कहाँ है? जो हुआ था सारा कुछ उस राहत मंजिल में हुआ था। फिर भी हमें राहत मंजिल से सिंगल सुराग नहीं मिल पा रहा था, पर हम तस से मस नहीं हुए। राहत मंजिल में रहने वाले हर सदस्य की ट्रैकिंग चलती रही। पूरी उम्मीद थी कि इसी में से कोई हल निकलेगा। सर, जब इकबाल चॉकलेट देने फलक को ढूंढने गया और जब फलक उसे नहीं मिली, शायद उससे थोड़ी देर पहले किसी ने फलक को गायब कर दिया होगा। 12 जून को रात को सलीम और सभी ने पूरी राहत मंजिल में फलक को ढूंढा। एक एक घर में गए, फलक के बारे में पूछा, और फिर अगले दिन यानी कि 13 जून को 9:30 बजे हमने टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब यह है कि राहत मंजिल में ही किसी ने फलक को अपने घर में छुपा कर रखा था 12 जून को रात को। और अगर फलक को कहीं बाहर ले जाया गया है, इसका मतलब यह है कि सुबह हमारे पहुंचने से पहले जब सीसीटीवी भी बंद था, बंदा अपना काम कर गया। सर, बच्ची फलक को होश में सबकी नजरों से छुपा कर ले जाना बहुत मुश्किल होता, सिवाय एक तरीके के। तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूं योगेश। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बच्ची को मारकर उसके टुकड़े बाहर ले जाए गए। सर, अगर ऐसा हुआ है तो किसी बैग या थैले में लेकर गए होंगे टुकड़े, ताकि किसी को शक ना हो। हम इस केस की सबसे भयंकर संभावनाओं से जूझ रहे थे कि एक ऐसी खबर आई जिसने इन संभावनाओं को हकीकत का रंग दे दिया। छोटी बड़ी मत सोच इब्राहिम, लीड है तो जल्दी बता। मोइनुद्दीन बेग है राहत मंजिल का ही रहने वाला, जमीला बेग का शौहर। अच्छा, चलता हूँ जमीला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाहीन, फातिमा, आलिया, चलो खेलना बंद करो, घर पर आओ। 5 मिनट अम्मी। साहब, ये मोइनुद्दीन दिन में तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, लेकिन रात में कुछ और ही बन जाता है। दो रातें साए की तरह लगातार पीछा किया इस मोइनुद्दीन का साहब। रेल की पटरियों की झाड़ियों के पीछे चला जाता है। दुश्मन बना रखा है, कभी इसका नाम ले लिया तो कभी उसका। और मेरे शौहर पर उंगली उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमने किसी पे कोई उंगली नहीं उठाई जमीला, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप लोगों के पास पैसे तो कुछ भी करोगे, किसी को भी उठवा लोगे। पहले उस मंसूर भाई जैसे बुजुर्ग को उठवाया। अरे आदिल को भी पुलिस उठाकर ले गई थी सलीम भाई, बहुत जलील किया हमें। और एक बात बताओ सलीम भाई, इस मंजिल में ऐसा कौन है जिसने कि फलक को ढूंढने में कोई कसर छोड़ी हो? और अब आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। देखो, अब मैं पुलिस को क्या कहती हूँ? हाँ, मैं कहूंगी ना कि इन दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची को गायब करवाया है। मारो इनके 2 डंडे, सब उगल देंगे ये लोग। समझते क्या अपने आप को? हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों में से किसी को। जादू टोना करते हो? जी, सब जानते हैं करता हूँ, पर सिर्फ अपने लिए। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ मेहनत रंग नहीं लाती, रूहानी ताकतों का सहारा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस लिए ज़रूरत पड़ती है रूहानी ताकतों के सहारे की? ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, घरेलू झगड़ों से निजात पाने के लिए, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए? लड़के के लिए ना जी, जो तुम कब से चाह रहे हो। 3 लड़कियों के बाद लड़का नहीं हो पाया। हर कोई जिसके घर बच्चियां हैं उसे लड़के चाहिए, और जिसके घर बेटी नहीं है वो बेटियों के लिए तरस जाता है। दस्तूर है दुनिया का। जले पे नमक छिड़क रही हैं आप मैडम। हाँ, ये सच है कि मैं बेटे के लिए तरस रही हूँ, उसके लिए सारी कोशिशें जारी हैं। इसका ये मतलब कैसे निकाल रही हैं आप कि हम जानलेवा जादू टोना करेंगे? उसके लिए फलक जैसे मासूम बच्चे को मारेंगे हम? तो फिर किस लिए मारा? नहीं मारा मैडम, हमने उसे नहीं मारा। अरे हम तो फलक को अपनी बच्चे के जैसे प्यार करते हैं। सारे मंजिल वालों के साथ जाकर मैंने फलक के लिए दुआएं भी मांगी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। कह तो सब ये भी रहे कि आपको चिढ़ थी, क्योंकि 3 बार में से एक भी बार आपको लड़का नहीं हुआ। चिढ़ थी, मेरे शौहर मुझसे नाराज रहते क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे पा रही। आप नोट कर लीजिए साहब, हम कभी किसी की कुर्बानी नहीं करते, और इंसान की तो सवाल ही नहीं। फिर क्या करते हो? अब आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है।
पर मैं अकेला नहीं हूँ हमारी राहत मंजिल में जो रूहानी ताकतों पर भरोसा करता है। और कौन कौन है जो भरोसा करते हैं रूहानी ताकतों पर? कई लोग हैं, हर कोई कहीं ना कहीं जाता है सलाह मशवरा करने। अब ये सुल्तान काजी को ही ले लो, बाबा कयूम के पास जाता है हर हफ्ते। सुल्तान काजी, रुखसार का पति आदिल का अब्बू? सिर्फ यही नहीं, हर अगला बंदा आजमाना चाहता है रूहानी ताकतों को। अब ये फलक के अब्बू सलीम को ही ले लो। सलीम? सलीम भी? क्यों नहीं मालिक, हर कोई तरक्की चाहता है और भी जल्दी चाहता है। क्या था ये सलीम? आगरे से आया था यहाँ पे, फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में, बड़ी दुकानों की चप्पलें जूते सिलाते सिलाते आज देखो खुद की बड़ी दुकान खड़ी कर दी है। मेहनत उसकी थी, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाया ताकतों ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सलीम ने रूहानी ताकतों के कहने पर खुद अपनी बच्ची को मार डाला? सब धुंधला सा है अभी साहब। 15 दिन से मैं रोज जाके अपनी ताकतों से पूछ रहा हूँ कि भाई किसने किया ये, बच्ची को किसने गायब किया। मुझे मेरी ताकतें जवाब नहीं दे रही हैं, बस एक इशारा कर रही हैं। और वो इशारा क्या है बाबा मोइनुद्दीन? दुश्मन भीतर है। भीतर मतलब खुद के अंदर? ना, हमारी राहत मंजिल के भीतर। हेलो, फलक को जिंदा देखना चाहता है सलीम सईद? कौन बोल रहा है? कहाँ है मेरी बच्ची? सलीम सईद, हर जान की एक कीमत होती है, नन्ही सी क्यों ना हो। तेरी फलक 75 की, 75 लाख। 75 लाख? देखो भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुमने गलत बच्ची को उठाया है। मैं कहाँ से इतने पैसे ले आऊंगा? वो तू जाने, मेरे पास तेरी बेटी फलक और बिना पैसे लिए मैं उसे लौटाऊंगा नहीं। पैसे तूने नहीं दिए तो कोई और देगा, मंडी में बेच दूंगा उसे, फिर तू जिंदगी भर कोठे तलाशता रहेगा और मिली भी तो पहचान नहीं पाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत बोलो। पैसे रेडी रख, फिर फोन करूंगा। हेलो हेलो हेलो, किसने अगवा किया हमारी फलक को? हाँ? कितने? 75 लाख। देखिए, घर दुकान सब बेच देंगे, लेकिन मुझे मेरी बेटी फलक वापस चाहिए। हाँ, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, समझे आप? मुझे मेरी बच्ची किसी हालत में वापस चाहिए। हाँ?